सीपीडब्ल्यूडी वर्क स्पेसिफिकेशन के पार्ट नंबर 3 में आप सभी सिविल इंजीनियर्स का स्वागत है और पार्ट 3 हमारा डेडिकेटेड रहने वाला है ब्रिक वर्क के बारे में। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, जाके देखिए। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने मोर्टार डिस्कस किया था, पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने कंक्रीट से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन जो है वो डिस्कस किया था। बात करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में, तो ब्रिक वर्क से रिलेटेड सीपीडब्ल्यूडी की जितनी भी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है, चाहे वो ब्रिक वर्क के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्रिक की क्वालिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्रिक का मेजरमेंट से रिलेटेड हो, सब कुछ कंप्लीट इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफी लंबी ये वीडियो रहेगी क्योंकि डिटेल में डिस्कशन किया गया है और ये वीडियो देखने के बाद में ब्रिक वर्क से रिलेटेड आपका कोई भी कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। सीपीडब्ल्यूडी वर्क स्पेसिफिकेशन पार्ट नंबर 3 में आप सभी सिविल इंजीनियर्स का स्वागत है। पार्ट नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैसनरी वर्क के बारे में, या फिर आप इसको ब्रिक वर्क भी जो है वो बोल सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जो है कंप्लीट इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि जब भी आप सीपीडब्ल्यूडी के वर्क स्पेसिफिकेशंस जो है वो पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है मैंडेटरी टेस्ट का। क्लियर? क्योंकि जब भी हम कोई भी वर्क एग्जीक्यूट करवा रहे हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो जब हमें यही नहीं पता होगा कि वहाँ पे कौन से मैंडेटरी टेस्ट जो है वो हमें करने हैं, तब तक हम उसकी ना उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाएंगे और ना ही वर्क भी उस क्वालिटी के साथ में हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो 3 टाइप की ब्रिक का यूज़ किया गया है। या तो ब्रिक टाइल्स जो जनरली यूज़ होती हैं, कई बार रूफ में भी यूज़ होती हैं, फ्लोरिंग में भी इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सीवर ब्रिक्स हैं जो कि जनरली ड्रेनेज पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। और इसके अलावा हमारी जो क्ले ब्रिक्स होती हैं जनरली जो हम घर वगैरह में यूज़ करते हैं, तो उसकी बात की गई है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्रिक नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेस्ट है। अगर आप तीनों ही टाइप्स के ब्रिक के अंदर टेस्ट अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सेम टेस्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब टेस्ट कौन से हैं? सबसे पहला टेस्ट है यहाँ पे डायमेंशन का टेस्ट। ठीक है, तो जनरली जब भी हम कोई भी ब्रिक वर्क हम करते हैं तो ब्रिक वर्क करने से पहले जो हमारी ब्रिक यूज हो रही है उस ब्रिक की हम लोग टेस्टिंग करते हैं। भाई किसी भी ब्रिक वर्क के अंदर हमारी दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक हमारी ब्रिक होती है और एक हमारा मोर्टार होता है। तो मोर्टार की जो प्रॉपर्टीज है, मोर्टार का जो टेस्ट है, वो सारा का सारा हम लोगों ने मोर्टार वाली वीडियो के अंदर देखा था, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 था। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया है, जाके वहाँ पे आप देख लेना, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में सीपीडब्ल्यूडी वर्क स्पेसिफिकेशन में जाके भी आप उसको चेक कर सकते हो। तो मोर्टार वाली स्पेसिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारा जो मटेरियल बचता है वो है हमारा ब्रिक्स। तो ब्रिक को हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे हम किसी भी मटेरियल को ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हैं। हमें उस मटेरियल की प्रॉपर टेस्टिंग जो है वो करनी होती है। बिना टेस्टिंग के हम उस मटेरियल को यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रिक की सबसे पहले डायमेंशंस, तो जो भी हमारी ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक की कुछ ब्रिक्स हमारी मॉडुलर ब्रिक्स होती हैं जिनकी फिक्स डायमेंशंस होती हैं, कुछ नॉन मॉडुलर ब्रिक्स होती हैं। तो हमें बेसिकली उनकी डायमेंशन चेक करनी है कि बस उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है। उसके बाद उसकी डायमेंशन में जो वेरिएशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि वो फेल होगा या फिर पास होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आपने अक्सर देखा सुना होगा कि ए क्लास ब्रिक, बी क्लास ब्रिक, सी क्लास ब्रिक। तो ये क्लास जो है वो कैसे डिसाइड होता है? तो जनरली जो हमारी क्लास डिसाइड होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे होती है। जितनी अच्छी ब्रिक होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी खराब ब्रिक होगी उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। तो एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हम चेक करते हैं। जैसे हम कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, सीमेंट की करते हैं, वैसे हम ब्रिक की भी करते हैं। तो ब्रिक को भी जो हमारी टेस्टिंग मशीन होती है, कंप्रेसर टेस्टिंग मशीन, उस पर रख के उस पर लोड अप्लाई करते हैं। उसके बाद जब तक लोड अप्लाई करते रहते हैं जब तक कि वो ब्रेक ना कर जाए। तो जिस पॉइंट पे जाके वो ब्रेक हो रही है उसी पे ही हम उसकी जो वो स्ट्रेंथ है वो नोट कर लेते हैं, और वहां से हमें पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर ब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी है। इसके अलावा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ब्रिक के केस में वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो ब्रिक जितना ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर एब्जॉर्ब करेगी वो ब्रिक जो है उतनी ही कमज़ोर होती है। तो हमें ऐसी ब्रिक यूज़ करनी है जिसमें वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो कम से कम हो। देखो ब्रिक है तो वाटर तो एब्जॉर्ब करेगी ही करेगी, लेकिन एक क्राइटेरिया, एक लिमिट उसकी फिक्स है कि अगर इस लिमिट तक वो कर रही है तो ओके, अगर लिमिट से ज़्यादा कर रही है तो फिर नॉट ओके। तो जनरली ये देखा गया है कि जितनी जो अच्छी स्ट्रेंथ की जो ब्रिक होती हैं
वे जनरली कम वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, और जिनकी स्ट्रेंथ कम होती है वो ज़्यादातर ज़्यादा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसका पूरा एक टेस्ट प्रोसीजर होता है, वो आप पढ़ लेना जी, या फिर हम जब क्यूए क्यूसी का पार्ट कवर करेंगे तो उसमें ये टेस्ट में आप सभी के साथ में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा होता है हमारा एफ्लोरेंसिस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको जो है करेक्ट कर लेना। बेसिकली क्या होता है कि ये कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा कि हमारी जो ब्रिक वर्क होता है उसमें वाइट वाइट पाउडर जो है फॉर्म आ जाता है। तो ये उसके अंदर जो सॉल्ट का कंटेंट जो प्रेजेंट होता है उसकी वजह से जो है ये होता है। तो जनरली ये भी नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए भी टेस्टिंग की जाती है। अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है तो ये बेसिकली क्या करती है, हमारी ब्रिक के सरफेस को डैमेज करती है, और कुछ टाइम के बाद हमारा पूरी जो ब्रिक की स्ट्रक्चर्स है वो डैमेज जो है वो हो जाती है। तो जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ब्रिक्स के अंदर उसमें सॉल्ट का कंटेंट जो है वो कम से कम होना चाहिए। इसका एक ट्रीटमेंट भी होता है जो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये हमारे टेस्ट की लिस्ट होगी। तो अगर आप देखोगे तो जनरली हमारे ये 4 टेस्ट ही यूज़ किए जाते हैं किसी भी ब्रिक वर्क के अंदर, और जो कि आप जाके डिटेल में इनको पढ़ सकते हैं, या सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशन के अंदर ही आपके हर एक सेक्शन के लास्ट पेज पे जो है टेस्ट की डिटेलिंग जो है वो दी रहती है, आप उसको भी जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट ऑफ मैंडेटरी मतलब जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, देखो आईएस कोड, ये जो सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशन है ये भी कहीं से डाटा इसने रेफरेंस लेके ही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। अब ये डाटा कहाँ से लिया गया है, डाटा लिया जाता है जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं, और इन इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स को जो है जो को फॉलो करके ही ये डॉक्यूमेंट बनाया गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिस्ट दी गई है। IS 269 ओपीसी सीमेंट के लिए है, IS 383 जो है हमारा कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट के लिए है, और यहाँ पे देखो बिल्डिंग लाइम्स के लिए है। पहले के टाइम पे हम लोग सीमेंट ना यूज़ करके लाइम यूज़ किया करते थे ब्रिक के अंदर। क्ले ब्रिक जो हमारी होती है उसके लिए IS 1077 है। तो ये सारे IS कोड की लिस्ट है, आप इनको पढ़ लेना, जिसमें सारी जो हमारी ब्रिक्स होती हैं उनकी स्पेसिफिकेशन। अब मान लो आपको सीवर ब्रिक के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो IS 4885 इस पर्टिकुलर IS कोड के अंदर पढ़ सकते हैं। आपको जो है फ्लाई एस ब्रिक्स के बारे में पढ़ना है तो IS 13757 इसमें जाके आप जो है पढ़ सकते हैं। तो ये सारे के सारे वे IS कोड हैं जिन IS कोड को यूज़ किया गया है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, किसके लिए, हमारा जो ब्रिक मेसनरी वाला डॉक्यूमेंट पार्ट है। अब मैसनरी हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। मैसनरी के अंदर जो है यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जब आप किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इन टर्मिनोलॉजी से हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाए। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली बोला गया है बॉन्ड। तो जनरली जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो ब्रिक की वॉल्स होती हैं उसमें हम ब्रिक का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, एक लेयर लगाई उसके बाद दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर, और ब्रिक जो प्लेसिंग करते हैं वो भी अल्टरनेट हम प्लेस करते हैं। किसी लेयर के अंदर हम उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग प्लेसिंग करते हैं, किसी लेयर के अंदर हम उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग जो है प्लेस करते हैं, जिसको हम स्ट्रेचर और हेडर बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो अरेंजमेंट हो रहा है इस अरेंजमेंट की वजह से जो उनके अंदर बॉन्डिंग हो रही है उसी को बेसिकली बॉन्ड जो है वो बोला जाता है। इसमें आप इसको डिटेल पढ़ोगे यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। या आप देखो यहाँ पे जो ब्रिक का टाई हो रहा है टुगेदर बोथ द लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसफरेंसली, ठीक है, जैसे मैंने बताया स्ट्रेचर और हेडर के अकॉर्डिंग हम उनको प्लेस करते हैं। अभी स्ट्रेचर और हेडर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी ब्रिक की वॉल कंस्ट्रक्ट हो रही है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ब्रिक्स जो बॉन्ड हो रही है एक दूसरे से, वही हमारा बॉन्ड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो नेक्स्ट है बेड जॉइंट। तो बेड जॉइंट बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई भी ब्रिक की वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, मैं गूगल पे जाके ना आपको यहाँ पे जो वॉल है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो जब भी हम कोई भी ब्रिक वर्क करते हैं ना, तो ब्रिक वर्क जब भी हम करते हैं, यहाँ पे देखो कोई भी ब्रिक वर्क आप उठा लो, जैसे यही ब्रिक वर्क आप यहाँ पे उठा लो, तो बेसिकली ब्रिक वर्क के अंदर क्या हो रहा है, ब्रिक वर्क के अंदर दो तरह के जॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स दिख रहे हैं और वर्टिकल जॉइंट्स दिख रहे हैं। तो ये जो हमारे हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स है, ये हमारे जो हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स हैं, इन्हीं बेसिकली जॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं बेड जॉइंट। तो किसी भी ब्रिक मशीनरी के अंदर जो हमारे हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स जो बन रहे हैं उन्हीं को बोला जाता है बेड जॉइंट, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्लोजर, ठीक है। तो क्लोजर मैं आपको बेसिकली यहाँ पे जो है दिखा देता हूँ। तो क्लोजर इन ब्रिक, यहाँ पे देखो ये ना एक इमेज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये आप इस पोर्शन पे देखोगे तो ये हमारी कंप्लीट ब्रिक है, ठीक है। अब इस ब्रिक को हम लोगों ने यहाँ पे कट कर दिया है, किसके अकॉर्डिंग, हमने इसको जो है इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग जो है इसको कट कर दिया है, ठीक है। ये हमारी ब्रिक है,
ये हमारी ब्रिक है और मैं इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग जो है इसको कट कर दिया है, ठीक है। तो ये जो पार्ट बोला जाएगा, ये हमारा बोला जाएगा क्लोजर, क्वीन क्लोजर इसको बोला जाता है जब हम इसको हाफ पार्ट में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने इतना कट किया और उसके बाद इतने पोर्शन को भी कट कर दिया, तो ये वाला पार्ट हमारे पास रिमेनिंग बचा, बाकी सब पार्ट हमने हटा दिया इसको। ये भी क्वीन क्लोजर है जो कि हमारा यहाँ पे क्वार्टर हो गया, क्योंकि एक 1/4 पार्ट हो गया ये वाला जो पार्ट था, जब हमने इस ब्रिक को इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट किया तो ये हाफ पार्ट हो गया, क्योंकि हम लोगों ने इसको हाफ से जो है वो कट किया है, क्लियर। तो इस तरीके से जब भी हम उसको कट करते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा बेसिकली जो है क्या कहलाता है, हमारा क्लोजर कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कोपिंग। क्या दिया गया है? कोपिंग। तो जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई भी ब्रिक की वॉल वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, या जैसे हमने कोई भी बाउंड्री वॉल अगर हमने कंस्ट्रक्ट की, तो उसके जो टॉप सरफेस होता है उसको ना पैक कर देते हैं। पैक हम लोग कई बार ब्रिक से भी करते हैं, कई बार हम लोग जो है आरसीसी या फिर कोई डिफरेंट मटेरियल स्टोन वगैरह उससे भी हम उसको ऊपर का सरफेस पैक कर देते हैं। ये जनरली बेसिकली किया जाता है ताकि जो हमारा सरफेस है वो डैमेज ना हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आपको ना चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये जनरली ना रेन वाटर से बचाने के लिए जो है जनरली किया जाता है। यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये ब्रिक की वॉल है, इसके ऊपर यहाँ पे देखो इसको पैक कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखो इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर आपको दिखेगा, यहाँ पे नीचे हमारी ब्रिक की वॉल से और ऊपर जो है इसको पैक कर दिया गया है इस तरीके से। ये हमारी कोपिंग कर दी गई है। और ये देखो हमारी ब्रिक की वॉल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको आगे की तरफ निकाला गया है। जनरली जैसे ऊपर से कोई भी रेन वाटर गिरेगा तो यहाँ पे आके नीचे चला जाएगा, हमारी ब्रिक के सरफेस पे नहीं आएगा। तो जनरली इसका पर्पज ही यही होता है कि जो हमारी रेन वगैरह होती है, रेन से हमारे सरफेस को बचाना। यहाँ पे देखो कोपिंग की तो गई है, लेकिन यहाँ पे देखो सेम मटेरियल से जो है ऊपर सरफेस पे जो है इसकी कोपिंग कर दी गई है। यहाँ पे देखो ऊपर से सर्कुलर कर दिया गया। तो इस तरीके की जो हमारी कवरिंग होती है, बेसिकली इस कवरिंग को ही हम लोग जो है बोलते हैं कोपिंग, ठीक है, या फिर वेदरिंग भी इसको बोला जाता है। द कवर अप्लाई ओवर द ज्योमेट्रिकल फ्रॉम गिवन टू ए पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर टू एनेबल इट टू सेड रेन वाटर, ठीक है। तो एक सेड की तरह ये काम करता है, जो हमारा रेन वाटर होता है उससे हमारे जो है ब्रिक वॉल्स को जो है बेसिकली ये क्या करता है, हमारा यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पे कोरबेल, ठीक है। कोरबेल बेसिकली क्या होता है कि जनरली आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई एंसेंट आपने स्ट्रक्चर देखी होगी, पहले के टाइम पे सारी ब्रिक्स की स्ट्रक्चर्स ही बनती थी लोड बेयरिंग वर्क्स पे, तो उसमें ना कुछ कैंटिलीवर डिजाइन जो है वो बने हुए होते थे, उन्हीं को बेसिकली यहाँ पे कोरबेल बोला जाता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कोरबेल। ये आपको प्रेजेंट टाइम में नहीं मिलेगा। पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले के टाइम पे मोस्टली जो स्ट्रक्चर्स बनती थी वो ब्रिक्स की बनती थी। यहाँ पे देखो ये आगे की तरफ प्रोजेक्शन निकाला हुआ है, यहाँ पे देखो ये आगे की तरफ निकाला हुआ है प्रोजेक्शन पार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको ये आगे की तरफ निकाला गया है, ये देखो आगे की तरफ पार्ट निकाला गया है, ये देखो आपका ऊपर यहाँ पे आगे की तरफ पार्ट निकाला गया है। तो ये सारा का सारा पोर्शन कैंटिलीवर पोर्शन होता है, ठीक है। इसी पोर्शन को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोरबेल बोलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट होता है कॉर्निस, ठीक है। तो कॉर्निस जनरली पीओपी वगैरह से भी हम लोग करते हैं। तो कोई डिजाइन वगैरह अगर हम लोग बनाते हैं खासकर एजिस पे या फिर किसी कॉर्नर पॉइंट पे, तो वही हमारा जो है कॉर्निस जो है वो होता है। अगर कुछ इसका मिलता है, जनरली आपने पीओपी वगैरह की कॉर्निस जो है वो देखी होगी घरों के अंदर, सेम उसी तरीके से हमारा जो है ब्रिक वर्क के अंदर ये होता है कॉर्निस इन द ब्रिक वर्क। यहाँ पे देखो, ये देखो डिजाइन जो बने हुए हैं ना, ठीक है, ये आपको देखो यहाँ पे इस तरीके के ये डिजाइन जो है बने हुए हैं। ये यहाँ पे देखो आपका ये डिजाइन बने हुए हैं, ये आपको यहाँ पे देखो ये डिजाइन जो है बने हुए हैं। तो बेसिकली ये सारे डिजाइन जो है हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे कॉर्निस जो है वो कहलाते हैं। यहाँ पे देखो ये इस तरह का डिजाइन जो है बना हुआ है, तो ये सारा का सारा पार्ट जो है वो हमारा कॉर्निस के अंदर आता है। ये सब कुछ ना आर्किटेक्चरल जो है पार्ट है, क्लियर। तो पहले के टाइम पे आप ना अगर आपको ब्रिक वर्क देखना है डिटेलिंग में, तो आप, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी ब्रिक वर्क होता है वो जनरली पार्टीशन पर्पस के लिए होता है। फ्रेम स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ गया है, ज़्यादातर जो ब्रिक की वॉल्स होती हैं वो सिर्फ हमारी यूज़ की जाती है पार्टीशन पर्पस के लिए। लेकिन पहले के टाइम पे जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनती थी मोस्टली लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स बनती थी और जो भी एलिवेशंस वगैरह डिजाइन किए जाते थे सारे ब्रिक की हेल्प से ही किए जाते थे। आज के टाइम पे तो डिफरेंट मटेरियल जो है वो मार्केट के अंदर आ गए, तो ये सारा उन्हीं का पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट बोला गया है कोर्स। तो जो भी लेयर्स हम लोग बना रहे हैं ब्रिक्स की, जो लेयर हम लोग ब्रिक की बना रहे हैं, उन्हीं लेयर्स को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी लेयर्स, जब भी हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो लेयर के अंदर कर रहे हैं।
फर्स्ट लेयर, उसके बाद सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। तो ये जो लेयर हम लोग बना रहे हैं इसी लेयर्स को हम लोग बोलते हैं कोर्स। इसके अलावा यहाँ पे देखो नेक्स्ट बात की गई है क्रॉस जॉइंट। इससे ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे बेड जॉइंट देखा था, नीचे यहाँ पे क्रॉस जॉइंट। तो कोई भी जैसे ब्रिक वर्क होता है, ब्रिक मशीनरी में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जो हमारा हॉरिजॉन्टल जॉइंट होता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल जॉइंट होता है, ये देखो यहाँ पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स है, ये हमारे हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स है, ये हमारे हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स है, ये जो जॉइंट्स हैं ये देखो हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स है, इसको बोला जाता है बेड जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स है, ये हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स है। और ये जो वर्टिकल जॉइंट्स जो आ रहा है, ये जो वर्टिकल जॉइंट्स जो आ रहा है, इसी वर्टिकुलर जॉइंट को बोला जाता है क्या, क्रॉस जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो जॉइंट आ रहा है वर्टिकल, ये जो जॉइंट आ रहा है, ये जो जॉइंट आ रहा है, क्लियर। तो ये वाला जॉइंट हो गया हॉरिजॉन्टल जॉइंट हमारा बेड जॉइंट, और जो वर्टिकल जॉइंट होता है उसको बोला जाता है हमारा क्रॉस जॉइंट। ठीक है, तो जो भी हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं, ये मैं यहाँ पे मेरी ब्रिक की वॉल हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमारी कुछ यहाँ पे ब्रिक की वॉल्स होती हैं ये। ठीक है, तो ये जो हमारी लेयर्स होगी, ये वाली जो हमारी, ये जो हमारी लेयर है, ये वाला जो जॉइंट है, ये हमारा बेड जॉइंट होगा। ठीक है, और ये जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं ये हमारे यहाँ पे क्या बोले जाएंगे, क्रॉस जॉइंट बोले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे देखो हमारा एफ्लोरेंस आ गया यहाँ पे। तो ये भी बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि सॉल्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ब्रिक मटेरियल के अंदर। कुछ टाइम के बाद जो है वो सॉल्ट्स जो है वाटर के कांटेक्ट में आके जो है बाहर सरफेस पे जो है वाइट वाइट पाउडर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है बोलते हैं एफ्लोरेंसेस। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है इसमें मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये देखो इस तरीके से देखो, ये वाइट वाइट जो पाउडर है ना, ये बेसिकली जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये सारा का सारा किस लिए होता है, क्योंकि जब हमारी ब्रिक के अंदर कोई भी सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट होता है तो ये बाहर सरफेस पे जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये, और ये ना प्लास्टर सरफेस पे भी आपको दिखता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब आप प्लास्टर वर्क करो तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टार्टिंग के डेज में जो है उसकी क्यूरिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट हो गया हेडर। तो बेसिकली क्या होता है ना, मैं यहाँ पे हेडर और स्ट्रेचर आपको बता देता हूँ। हेडर, जनरली आपने ना ब्रिक्स जो है वो देखी होंगी। कोई भी जो ब्रिक्स होती है ना, बेसिकली एक सिंगल ब्रिक की इमेज मिल जाए ना, उसमें आपको डिटेल में समझ जाएंगे। जो उसकी लेंथ होती है ना ब्रिक की, उसको बेसिकली स्ट्रेचर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ब्रिक हो गया, तो ये ब्रिक को लेंथ, ये ब्रिक की लेंथ है तो यहाँ पे स्ट्रेचर हो गया। ठीक है, ये देखो ये जो पार्ट होगा ना इसको स्ट्रेचर बोला जाएगा, जो लेंथ वाला पार्ट होता है। और जो ये वाला हेड जो होता है इसको हेडर बोला जाता है, जो कि शॉर्टर पार्ट होता है। ठीक है, तो ब्रिक कई बार हम लोग ना ऐसे ही प्लेस करते हैं कि एक लेयर हम लोगों ने स्ट्रेचर के अलोंग प्लेस किया, सेकंड लेयर हम लोगों ने हेडर के अलोंग प्लेस किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी ब्रिक जो होती है इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ के अकॉर्डिंग इसको हम लोग स्ट्रेचर बोलते हैं, और ये जो इसकी विड्थ होती है इसको बेसिकली हेडर बोला जाता है। तो आपको ये हेडर और स्ट्रेचर का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और आज से पहले भी कई बार आप जो है इसको यहाँ पे समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे आइडेंटिंग। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी अगर आप ब्रिक देखोगे तो ब्रिक में ना बीच में एक गड्ढा सा बना हुआ होता है। ठीक है, और वहाँ पे बेसिकली उसको फ्रॉग बोलते हैं, और ये जनरली यूज किया जाता है बॉन्डिंग पर्पज के लिए, क्योंकि जब हम एक लेयर से दूसरी लेयर पे ब्रिक वर्क करते हैं तो बॉन्डिंग के लिए होता है। दूसरा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि ब्रांड का नेम भी मेंशन होता है, जिसने जो भी उसको मैन्युफैक्चर करता है उसका नेम भी वहाँ पे जो है लिखा हुआ होता है। और तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो होता है फ्रॉग इन ब्रिक्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये इस तरीके से ऐसा ये डाउन पोर्शन होता है। यहाँ पे आप देखो ये ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, सो ये बेसिकली दो पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। पहला इसका जो फर्स्ट पर्पज होता है वो होता है बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि जब हम लेयर में ब्रिक्स बिछाते हैं, ये मेरी फर्स्ट लेयर होगी, इसके ऊपर दूसरी लेयर होगी, बीच में हमारा मोर्टार आएगा, तो यहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्डिंग के लिए हम लोग जो है ये फ्रॉग जो है यहाँ पे मेंशन करते हैं। और इसकी जो है, इसके अलावा यहाँ पे हम जो है इसको ब्रांडिंग पर्पज के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ब्रिक जो भी मैन्युफैक्चर करता है उसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जैम। तो जनरली क्या होता है कि मान लो जैसे आपने कोई भी विंडो वगैरह अगर आपने यहाँ पे दिखाई, जैसे मैं यहाँ पे ना सिल का एक सिल इन ब्रिक मशीनरी,
कोई भी जैसे जो ब्रिक का जो हमारी विंडो का सरफेस होता है ना, विंडो, जैसे मैं यही विंडो उठा लेता हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन होगा ना विंडो का, ये विंडो का डाउन वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं सिल, और ये जो साइड फेस होता है ये इसको बोलते हैं जैम्प। ठीक है, जो वो जो हमारी विंडो होती है उसका ये साइड फेस हमारा जैम्प हो गया, नीचे वाला जो पोर्शन होता है सिल होता है, और विंडो का जो टॉप पोर्शन होता है उसको लिंटल बोला जाता है। अभी ये यहाँ पे आपका आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो जॉइंट आ गया, तो जॉइंट हमारा जो वही ब्रिक्स के अंदर जो जॉइंट होते हैं, ब्रिक वर्क जो करते हैं वो जॉइंट्स बोला जाएगा। जॉइंटिंग हमारा क्या होता है कि जो हमारा जब हम ब्रिक वर्क हम लोग कर रहे हैं तो ब्रिक के जो जॉइंट्स हैं उनको जब हम फिनिश करते हैं उसी को बेसिकली बोला जाता है जॉइंटिंग। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इमेज में दिखा देता हूँ जॉइंटिंग इन ब्रिक मेशनरी। ये देखो आपका यहाँ पे आप देखो जनरली क्या होता है कि जब हम ब्रिक वर्क करते हैं, यहाँ पे देखो इसको जॉइंट्स को फिनिश किया जा रहा है। यहाँ पे देखो ये जॉइंट हमारा फिनिश कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो जॉइंट फिनिश कर दिया। इसको ज़्यादातर साइड पे मुखाई बोलते हैं कि ब्रिक के फेस की जो है मुखाई कर देना। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो है ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे की तरफ तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के ना यहाँ पे देखो जॉइंट्स के जो है रिपेयरिंग किए गए हैं। ठीक है, जॉइंटिंग की गई। यहाँ पे देखो इस तरीके से कॉनकेव बनाया गया है, यहाँ पे देखो इस तरीके से वी बनाया गया है, यहाँ पे देखो इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई गई है, यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई गई है, यहाँ पे आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया गया है, यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई गई है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है इसी को जॉइंटिंग बोला जाता है। तो जो भी मोर्टार होता है ना बेसिकली जॉइंट पे, उसको फिनिश करना जो है इसको बेसिकली बोला जाता है। अब इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखो पियर बेसिकली बोला गया है। अब यहाँ पे ना दो टर्म है, पियर और पिलर। जनरली आप में से काफ़ी लोग जो हैं ये सोचते होंगे कि पियर और पिलर जो है दोनों सेम चीज़ होती है, लेकिन ब्रिकवर्क के केस में पियर और पिलर जो होता है वो सेम चीज़ नहीं होती है। कैसे नहीं होती है अभी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। मान लो आप यहाँ से कोई ब्रिकवर्क आपने करना स्टार्ट किया, ये आपने यहाँ पे ब्रिकवर्क किया स्टार्ट। ठीक है, ब्रिकवर्क करते कुछ डिस्टेंस पे जाके आपने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना दिया। फिर ब्रिकवर्क आप आगे जो है कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया, फिर आपने यहाँ पे आके इस तरह की स्ट्रक्चर जो है बना दिया। फिर आप आगे गए, फिर आपने यहाँ पे इस तरह की जो है स्ट्रक्चर एक बना दी। तो ये जो बेसिकली ये जो कहलाता है ना, ये हमारा पियर कहलाता है। मतलब मान लो आप यहाँ पे जो है बीच में आप जो है यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये 115 mm का ब्रिक वर्क कर रहे हो। ठीक है, और बीच में आके आपने यहाँ पे एक 230 mm का ब्रिक वर्क कर दिया। उसके बाद फिर आप 115 mm का ब्रिक वर्क कर रहे हो, फिर आपने यहाँ पे आके जो है 230 mm का एक ब्रिक वर्क कर दिया, 230 बाय 230 का। ठीक है, तो जनरली एक तरीके से आप इसको उस तरीके से समझो कि आप ब्रिक वर्क करते जा रहे हो, लेकिन स्पैन ज़्यादा होने की वजह से आप बीच में ना एक कॉलम टाइप बना दे रहे हो। ठीक है, अब इस कॉलम को बनाने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर ये आपका जो ब्रिक पिलर है ये इसी ब्रिक वर्क का पार्ट है, इसी ब्रिक वर्क का पार्ट मतलब होने का मतलब ये है कि ये इसके साथ कंप्लीटली अटैच है। मतलब इधर की ब्रिक इसमें गई है और इधर की ब्रिक इसमें गई है, और यहाँ पे इस तरीके से ब्रिक आई है। कैसे जाएगी, जैसे 115 का मैं ब्रिक वर्क कर रहा हूँ तो ये हाफ ब्रिक मेरी अंदर चली गई, मुझे 230 बाई 230 का बनाना है, और इधर से जो मेरी वॉल आ रही है उसकी भी जो है हाफ पोर्शन जो है इधर चला गया, और उसके बाद 230 की इस तरीके से और इस तरीके से दूसरी साइड की ब्रिक आ गई। ठीक है, तो ये हेडर वाला पार्ट हो गया और ये स्ट्रेचर वाला पार्ट हो गया। तो ये टोटल अगर आप देखोगे तो ये मेरा कितना हो गया 230, और ये भी मेरा कितना हो गया टोटल 230। तो यहाँ पे ये मेरा इधर से दूसरी ब्रिक आ रही है। ठीक है, जो हमारे 4.5 इंच का जो हमारा यहाँ पे पार्टीशन हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपने क्या चीज नोट करी कि ये जो हमारी ब्रिक है यही ब्रिक हमारी इस पिलर के अंदर भी जा रही है। तो मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चर हमने बनाई है ये हमारी वॉल का ही पार्ट है। तो इस टाइप का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको बोलते हैं हम क्या, पियर। पियर मतलब कॉलम ही होता है, लेकिन अगर वो आपकी ब्रिक वर्क के साथ अटैच है तो वो पियर कहलाएगा। अगर वो ब्रिक वर्क के साथ अटैच नहीं है तो उसको हम लोग पिलर बोलेंगे। अब कैसे क्या होगा कि आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, आप सबसे पहले यहाँ पे 230 बाई 230 के पिलर बना रहे हो। ठीक है, ये मेरा 230 बाई 230 का पिलर मैंने बनाया, ये भी मैंने 230 बाई 230 का पिलर बनाया, और उसके बाद में बीच में मैंने यहाँ पे जो है इस तरीके से ब्रिक वर्क कर दिया। तो क्या मेरे ये पिलर इस ब्रिक के साथ अटैच है? नहीं है, क्योंकि ये ब्रिक की जो वॉल है ये यहाँ से स्टार्ट हुई है। जैसा आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये 230 बाई 230 के आपने
आरसीसी के पिलर खड़े कर दिए पहले, और फिर उसके बीच में आपने ब्रिक वर्क कर दिया, तो ये जो पिलर होंगे इनको पिलर बोला जाता है, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होती है। लेकिन ब्रिक वर्क करते करते ही आपने उसी में से ही कुछ ब्रिक को एक्सटेंड कर दिया, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक्सटेंड किया तो इसको पियर बोलते हैं। तो दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। पियर वो होता है जो ब्रिक वॉल का ही पार्ट होता है, और पिलर जो वो पिलर होता है वो जो हमारी ब्रिक वॉल का पार्ट नहीं होता है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि हमारा पिलर और पियर में क्या डिफरेंस होता है। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्योइन, ठीक है, ये यहाँ पे बेसिकली बोला गया है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा बेसिकली कॉर्नर पार्ट होता है किसी भी ब्रिक स्ट्रक्चर का। मान लो मैं यहाँ से ब्रिक वर्क करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है, और इधर की साइड से भी मैं जो है यहाँ पे ब्रिक वर्क कर रहा हूँ ऐसे एल शेप में, मतलब हमारी ये वॉल है, और यहाँ पे मैं ना कुछ कॉर्नर टाइप जो है ब्रिक यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये कंप्लीटली एक ही ब्रिक है इस तरीके से, ठीक है। तो इसी को बेसिकली बोला जाता है जो हमारा ये कॉइन होता है, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा, ये हमारी ब्रिक वर्क इधर की साइड में जा रही है, ये हमारी ब्रिक वर्क जो है इधर की डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ पे देखो कॉर्नर पार्ट पे हम लोगों ने ये जो है यूज किया है। सो कई बार ये हमारा जो है सेम मटेरियल का भी हो सकता है, कई बार हमारा जो है ये डिफरेंट मटेरियल का भी जो है वो हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा ब्रिक का पार्ट है, और ये हमारा जो है स्टोन का दिख रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये ब्रिक्स हैं और ये हमारा स्टोन है। ऐसे यहाँ पे देखो, ये ब्रिक्स हैं और ये हमारा यहाँ पे जो है स्टोन का पार्ट है। तो जो कॉर्नर पार्ट होता है ना, वो ही हमारा यहाँ पे कॉइन बोला जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होती है हमारी स्कैफ फोल्डिंग। तो स्कैफ फोल्डिंग बेसिकली क्या होती है, एक अरेंजमेंट होता है वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल मेंबर्स का, जिसका यूज किया जाता है प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। तो मान लो मुझे 20 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क करना है, या मुझे 15 फीट हाइट 10 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क करना है, तो क्या मैं एक ही सरफेस पे खड़ा होकर 10 फीट तक ब्रिक वर्क कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। मान लो मैंने कंफर्टेबली 5-6 फीट तक ब्रिक वर्क कर लिया अपनी हाइट के हिसाब से, लेकिन रिमेनिंग करने के लिए तो मेरे पास हाइट जो है वो कम पड़ जा रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, ताकि मैं ऊपर का ब्रिक वर्क कर सकूं। तो उसी पोर्शन को हम लोग जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसी पोर्शन को हम जो है यहाँ पे जो है स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो स्कैफ फोल्डिंग कोई नई टर्म्स नहीं है। स्कैफ फोल्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, इस तरह का जो है अरेंजमेंट जो आप यहाँ आपको दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। ये आपने देखा होगा, ये प्रोप जैक होते हैं, ठीक है, ये वर्टिकल और इसमें हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे देखो, ये प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जनरली मल्टीपल टाइप्स के जो है यहाँ पे होते हैं। इस तरीके से देखो, ये प्लेटफॉर्म बनाया है, यहाँ पे मुझे प्लास्टर करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इस तरह का बेसिकली इसको स्टेजिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्लेटफॉर्म मेरा बन गया, मैं यहाँ पे खड़े होकर जो है आराम से ब्रिक वर्क प्लास्टर जो मैं करना चाहूँ कर सकता हूँ। स्कैफ फोल्डिंग हम हर जगह यूज़ करते हैं। स्कैफ फोल्डिंग हमें प्लास्टर करना है, टाइल वर्क लगानी है, मतलब हाइट वाला जितना भी काम अगर हमें करना है, तो क्योंकि हमारी हाइट तो फिक्स है, हम तो एक हाइट लिमिट तक कर सकते हैं। भाई मान लो मेरी हाइट जो है 6 फीट के आसपास है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना काम कर सकता हूँ भाई, हाथ ऊपर तक ले जाके मैं 7-8 फीट तक काम कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा। किसी की हाइट अगर 5 फीट है तो वो 6-6.5 फीट हाइट तक ही काम कर सकता है। तो इस तरीके से जैसे ही हमारी, और फिर हमें बाकी का रिमेनिंग काम करने के लिए तो हमें अपनी हाइट इंप्रूव करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसा तो नहीं कि मैं लंबा हो जाऊंगा, अपने आप को स्ट्रेच कर लूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखो, सिल जो है वो दिया गया है। सिल मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारी विंडो होती है, मान लो ये मेरी विंडो है, ठीक है, किसी भी ब्रिक वॉल के अंदर, तो इसका ये बॉटम वाला जो पार्ट होगा इसको सिल बोलेंगे। ये वाला जो पार्ट होगा ये लिंटल लेवल होगा, ये जो सरफेस होगा इसको हम लोग जैम बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्पेंडल बताया गया, तो स्पेंडल बेसिकली ये आर्चिज वगैरह के केस की बात यहाँ पे की गई है। तो जनरली जो ब्रिक, जो हमारे ब्रिजेस वगैरह बनते थे ब्रिक से, सो वहाँ पे ये बेसिकली जो है प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा स्ट्रेचर आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो ये ब्रिक होती है, इसकी जो लेंथ वाला पार्ट होता है इसको स्ट्रेचर बोलते हैं, ये जो शॉर्टर पार्ट होता है इसको हम लोग जो है हेडर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है स्ट्रिंग कोर्स की, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली बात की गई है स्ट्रिंग कोर्स की। तो थोड़ा सा स्ट्रिंग कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ फिर से। ये जो पार्ट है हमारा स्ट्रिंग कोर्स जो है वही एंसेंट बिल्डिंग की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये बेसिकली एक ऐसी
स्ट्रक्चर होती थी जो ब्रिक से ही बनाई जाती थी, लेकिन अगर आप बिल्डिंग के एक साइड से कोई डिजाइन बनाते हुए चल रहे हो और बिल्डिंग के चारों तरफ आपने सेम डिजाइन बनाया सेम लेवल पे, तो वही हमारा जो है स्ट्रिंग कोर्स कहलाता है। जैसे मैं भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ स्ट्रिंग कोर्स। यहाँ पे देखो, जैसे जनरली ये वाली बिल्डिंग है, ठीक है, और ये इस बिल्डिंग के अंदर आपको जो है ये वाली बिल्डिंग के चारों तरफ देखो ये पट्टा आपको दिख रहा है, ठीक है। सो ये हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस बिल्डिंग के अंदर आप देखो ये जो मेरा लाइन दिख रही है ऊपर यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। सो ये बेसिकली ये स्ट्रिंग ही होती है। पुराने टाइम पे क्या होता था कि हमारे पास में कोई डिफरेंट मटेरियल तो होते नहीं थे जिससे कि हम एलिवेशन बना सके, तो हम ब्रिक को ही आगे पीछे करके जो है कुछ डिजाइन जो है वो बनाने की कोशिश करते थे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाले पार्ट पे, तो ये हमारा जो पार्ट है ना ये स्ट्रिंग हमारा कहलाएगा। इस वाली स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो सभी स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे ये चारों साइड बिल्डिंग के ये पट्टी जो है बनाई गई है, ये हमारी जो है स्ट्रिंग जो है वो कहलाएगी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। इसके अलावा टेम्पलेट, तो बेसिकली टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट में एक गाइड होती है या ये बेसिकली यूज़ किया जाता है कि हमारा जो ब्रिक वर्क हो रहा है वो प्रॉपर शेप एंड साइज के अंदर चलता रहे, तो उसी को हम लोग जो है टेम्पलेट बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट होता है टूथिंग। तो टूथिंग क्या होता है, जनरली क्या होता है कि मान लो हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई जो ब्रिक वर्क है वो डिसकंटिन्यू करना है, ठीक है। मान लो मुझे मेरा ये ब्रिक की वॉल है, ठीक है, और मुझे क्या करना है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए छोड़ना है कि आगे इन फ्यूचर में मैं यहाँ पे कोई भी वॉल जो है वो जोड़ सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से टूथिंग कर दूंगा। अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मेरी ब्रिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से, ये मेरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरी कौन सी, ये मेरी ब्रिक की वॉल है, ठीक है। सो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जनरली, ये वाला जो पार्ट है आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा टूथिंग कहलाएगा। इस तरह की जो चीज़ होती है उसको टूथिंग बोलते हैं। अब मैं क्या होगा, जब इधर की साइड से मैं ब्रिक वर्क करूँगा, सो यहाँ से मैंने ऐसे ब्रिक वर्क किया, उसके बाद मैंने यहाँ से ऐसे किया, ये नेक्स्ट मैं यहाँ पे देखो इस तरीके से ब्रिक वर्क करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ ना, ये जॉइंट बन गया। अब इसको देख के आप नहीं बोल सकते कि भाई ये पहले ब्रिक वर्क किया है बाद में ब्रिक वर्क किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या देखो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्ड यहाँ पे बन गया है। अगर मैं टूथिंग ना प्रोवाइड कराऊँ तो जनरली क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ पे ब्रिक वर्क किया इस तरीके से, मैंने यहाँ पे जो है ब्रिक वर्क किया इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद मैं इधर की साइड से ब्रिक वर्क करना स्टार्ट करूँगा। मैं यहाँ पे जो है इस तरीके से ब्रिक वर्क करना जो है वो स्टार्ट, मैंने यहाँ पे क्या किया था, टूथिंग नहीं प्रोवाइड कराया था। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारा इनका जो जॉइंट होगा ना, ये बेसिकली वर्टिकल जॉइंट हो जाएगा। ये जो हमारा जॉइंट होगा ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल जॉइंट्स हो जाएगा, और यहाँ से हमारी ये वॉल जो है वो अलग स्ट्रक्चर की तरह रिएक्ट करेगी, और ये वाली जो वॉल है वो हमारी अलग स्ट्रक्चर की तरह रिएक्ट करेगी। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा जो है वो क्रैक जो है वो आपके आएंगे, लेकिन इस सरफेस पे हमारे कभी भी क्रैक नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे टूथिंग जो है वो प्रोवाइड कराया था। अगर मैं इसको टूथिंग इन ब्रिक, यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर भी, यहाँ पे देखो ये हम लोगों ने छोड़ा है इस तरीके से टूथिंग। यहाँ पे आप देखो, ये देखो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो जब इधर से कोई ब्रिक वर्क आएगा वो इसमें इस तरीके से जो है वो जॉइंट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखो, ये हमारा देखो यहाँ पे टूथिंग हम लोगों ने जो है इसके अंदर प्रोवाइड करी है, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली हर जगह प्रोवाइड कराई जाती है जहाँ पे भी हमारा ब्रिक वर्क जो है इन फ्यूचर में अगर हमें उसको जो है कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखो इस सरफेस पे हमारी जो है टूथिंग जो है वो प्रोवाइड कराई गई है। तो ये सारी वॉल जॉइंट्स हमारा जो है जो जॉइंट्स हमारे वॉल के फेस के पैरेलल्स होते हैं उनको हम लोग वॉल जॉइंट्स बोलते हैं। ये सारे के सारे हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो हम लोगों ने वीडियो के अंदर डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट यहाँ पे ब्रिक्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं और हमारा नेक्स्ट पार्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी टाइप्स ऑफ ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स का टाइप्स मतलब उसके साइज की बात नहीं की जा रही है, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेके यहाँ पे बात की जा रही है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ की जाती है। जो हम रेड ब्रिक्स जो यूज़ करते हैं, ये उसी टाइप की ब्रिक की जो है यहाँ पे बात कर रहा है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो आप IS 1077 को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको इस पर्टिकुलर जो हमारा ये टाइप्स ऑफ ब्रिक्स है इसके बारे में यहाँ पे डिटेल जो है दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ बात की गई है कि विजिबल क्रैक्स हो, फ्री लाइम्स, इसके अलावा यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह वो सब इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। तो जब आप इसका कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ोगे इस पर्टिकुलर ब्रिक का, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं, क्या टेम्परेचर्स होता है, सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है जो कि आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फ्रॉग हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, मैंने अभी बताया था आपको कि फ्रॉग क्या होता है, उसकी लेंथ जो है कम से कम 100 mm होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी जो विड्थ है, फ्रॉग की लेंथ 100 mm होनी चाहिए और उसकी जो विड्थ है वो 40 mm होनी चाहिए। और उसकी जो डेप्थ है, मतलब ये हमारा एक फ्रॉग हो गया इस तरीके से, इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो कम से कम जो है वो 100 mm होनी चाहिए और इसकी जो ये विड्थ है ये कम से कम जो है 40 mm होनी चाहिए और इसकी जो डेप्थ है वो 10 से 20 mm जो है वो होनी चाहिए, जिसका यूज़ हम लोग को पता है कि बॉन्डिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और अगर कोई अपनी कंपनी का यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह नेम वगैरह मेंशन करना चाहता है तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फ्लाई एश ब्रिक्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप इस पर्टिकुलर IS कोड को फॉलो कर सकते हो। इसके अंदर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। द ब्रिक शैल बी सॉलिड एंड द विद और विदाउट फ्रॉग। जनरली जो हमारी इस टाइप की जो फ्लाई एश ब्रिक्स होती हैं उसमें या तो फ्रॉग भी रहता है, विदाउट फ्रॉग भी वो आपको मार्केट के अंदर जो है देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि जो हमारी फ्लाई एश ब्रिक होती है हम उन्हें लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हमारी जो स्टोरी की हाइट है वो 2 स्टोरी तक ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये आपसे ये कह रहा है कि जो हम फ्लाई एश की ब्रिक्स जो हम यूज करते हैं वो हम जो है 2 स्टोरी बिल्डिंग तक ही जो है हम उसको यूज कर सकते हैं लोड बेरिंग में। इसके अलावा पार्टीशंस में जो है हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो नॉन लोड बेरिंग में हमें 230 mm मान लीजिए या फिर 23 सेंटीमीटर जो है इतनी थिकनेस में हमें उसको यूज़ करना है। मतलब सिंगल जो हमारी हाफ ब्रिक वॉल होती है उसमें हमें पार्टीशन के अंदर भी हमारी फ्लाई एश ब्रिक को नहीं यूज़ करना है, कम से कम फुल ब्रिक वॉल जो हमारी होती है वहाँ पे हमें यूज़ करना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो भी डिलीटरियस मटेरियल्स जो मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को कहीं ना कहीं हार्म करते हैं उनकी परसेंटेज जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हम लोगों ने मोर्टार के केसेस के अंदर भी जाके देखा था। इसके अलावा एक और टाइप की ब्रिक होती है जो कि क्ले फ्लाई एश टाइप ब्रिक यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके लिए IS कोड आप जो है ये वाला IS कोड जो है आप फॉलो कर सकते हो। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रॉग की लेंथ 100 mm, विड्थ जो है 40 mm और उसकी थिकनेस जो है वो 10 से 20 mm यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके अलावा यहाँ पे कैल्शियम सिलिकेट टाइप की ब्रिक जो है दी गई है। इसके अलावा टाइल ब्रिक यहाँ पे बताया गया है। ब्रिक बैट के बारे में बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे मशीनाइज ऑटोक्लेव फ्लाई एश लाइम ब्रिक की भी यहाँ पे बात की गई है। तो ये अलग अलग टाइप की ब्रिक है। जनरली अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन साइट पे या तो हमारी क्ले ब्रिक्स यूज होती हैं या फिर हमारी जो फ्लाई एश की ब्रिक्स होती हैं वो यूज होती है। तो ये 2 टाइप आप जरूर पढ़ना। इनके लिए रेफरेंस IS कोड यहाँ पे मेंशन है, आप इस IS कोड को गूगल से डाउनलोड कर लेना और जाके इनके बारे में डिटेल में पढ़ना। इसके अलावा नीचे की तरफ आते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? डायमेंशंस। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायमेंशंस की डिटेल दी गई है। मॉडुलर ब्रिक्स, मॉडुलर टाइल ब्रिक जनरली क्या होती है, उनकी थिकनेस ना कम होती है, वो जनरली एलिवेशंस के अंदर यूज की जाती हैं। इसके अलावा जो है फ्लोरिंग में उनका यूज किया जाता है। इसके अलावा कई बार जो है कुछ आर्किटेक्चरल कुछ ऐसा डिजाइन वगैरह कुछ बनाना होता है तो वहाँ पे जनरली या रूफ वगैरह पे यूज किया जाता है उनका, वहाँ पे जनरली वो यूज़ की जाती है। लोड बेयरिंग वगैरह में वो यूज़ नहीं की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी नॉन मॉडुलर ब्रिक्स की जो है बात की गई है। तो जो नॉर्मल साइज होता है वो 200, 100 और 100 होता है। एक्चुअल साइज जो होता है वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 19 मतलब 190, 90 और 90 mm होता है। नॉन मॉडुलर का अगर आप एक्चुअल साइज देखोगे तो यहाँ पे 225, 111 और 75। हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे दिल्ली NCR के अंदर जो नॉन मॉडुलर ब्रिक यूज़ करते हैं उसका साइज 230, 115 और 75 जो है इस तरीके से साइज जो है वो होता है। नॉन मॉडुलर ब्रिक का जो साइज होता है वो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी जो है वो कर सकता है। इसके अलावा देखो यहाँ पे टाइल की बात की गई है।
अगर आप मॉडुलर टाइल्स देखोगे तो यहाँ पे देखो 40 mm उसकी थिकनेस है। नॉन मॉडुलर के अंदर अगर आप थिकनेस देखोगे तो 44 mm है, तो लगभग हाफ के आसपास है जो हमारी रेगुलर जो ब्रिक्स होती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दी गई है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले 12.5, इसके अलावा 10, 7.5, 5 और 3.5, यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी इस तरीके से नहीं दी गई है। क्लासिफिकेशन सीपीडब्ल्यूडी जो करता है वो करता है स्ट्रेंथ के बेसिस पे, तो सबसे टॉप क्लास है 12.5, ये इसकी स्ट्रेंथ को बता रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है आपको यहाँ पे जनरली देखने के लिए मिलेगी। अगर आप यहाँ पे बेसिकली देखोगे तो 12.5 से लेस देन जो है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे 10, इसमें 10 होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 7.5, यहाँ पे इसकी 5, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 3.5, इनकी जो है ये लेस देन, इनसे मतलब कम जो है यहाँ पे बेसिकली इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्लियर। इसके अलावा ब्रिक सेल भी स्मूथ रेगुलर सरफेस होना चाहिए, और मतलब कॉर्नर्स उसके साफ होने चाहिए, यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। जैसे ना फिजिकल टेस्ट हम लोग करते हैं साइट पे, देखते हैं ये देखने की कोशिश करते हैं कि कलर यूनिफॉर्म है या नहीं है। थोड़ा रेडिश कलर होना चाहिए जो हमारी ब्रिक्स, क्ले ब्रिक्स वगैरह जो होती हैं उसका कलर। साउंड टेस्ट करते हैं ऐसे, उसको मेटेलिक आवाज़ जो है वो आनी चाहिए, नेल से इंप्रेशन जो है उसके ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। तो इस तरह की ब्रिक्स को हम लोग जो है इस तरीके से भी क्लासीफाई जो है करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सैम्पलिंग की यहाँ पे बात की गई है, तो सैम्पलिंग में ये सारी लंबी चौड़ी बात लिखी गई है, इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ों की बात की गई है, एक लोट की बात की गई है और एक जो है यहाँ पे स्टैक की बात की गई है। लोट क्या होता है, जब बड़ी क्वांटिटी होती है, एक साथ में एक लोट मान लो मैन्युफैक्चर हो रहा है, सो यहाँ पे अगर हमें किसी लोट के अंदर अगर सैम्पलिंग करना होगा तो हमें उसको डिवाइड करना होगा 50-50 हज़ार के एक सिंगल लोट के अंदर। मान लो आपकी साइट पे जो है 1,50,000 जो है ब्रिक्स जो है वो रिसीव होती हैं, एक कंप्लीट लोट आपके पास में आया जिसमें क्वांटिटी थी 1,50,000। अब आप उसको टेस्टिंग करनी है तो आपको उसको 50-50 हज़ार के 3 पार्ट में जो है आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप मैक्सिमम जो ले सकते हैं एक लोट के अंदर सैम्पलिंग के लिए वो 50,000 ब्रिक्स जो है वो ले सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा स्टैक, जो साइट पे आके स्टैक लगता है ना, जिसको चट्टा भी हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे बेसिकली बोला गया कि एक स्टैक में से हमें एक सैम्पलिंग करनी है। मान लो आपके पास में ब्रिक्स आई, यहाँ पे आपने एक स्टैक लगाया, ये आपने दूसरा स्टैक लगाया, तीसरा स्टैक लगाया, तो हर एक स्टैक में से आपको एक सैंपल जो है वो जरूर लेना है। सैंपल में से कितनी ब्रिक लेनी है वो अभी आगे हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे। और एक और चीज मेंशन की गई है, जो भी स्टैक लगता है इसमें जो सबसे टॉप की ब्रिक होती है वो हमें सैम्पलिंग में यूज नहीं करनी है। मतलब टॉप लेयर को हटा के उससे नीचे की जो लेयर्स होती हैं उसमें से हमें जो है सैंपल जो है यहाँ पे बेसिकली कलेक्शन जो है वो करना है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है हो गई। अब इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं और कुछ और चीज़ें जो है यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं। हमारा यहाँ पे ये डायमेंशंस है, टेबल आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो ये टेबल जो है बता रही है कि अगर हमें सैंपल कलेक्ट करना है डायमेंशन चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए, डायमेंशन चेक करने के लिए, तो उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो डायमेंशन इंडिविजुअल भी चेक होती है और एक जो सैंपल होता है ग्रुप होता है उसमें भी यहाँ पे चेक होती है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ब्रिक लोड के हिसाब से देखो यहाँ पे दिया गया 2000 से 10,000, 2000 से कम अगर हमारे पास में ब्रिक्स हैं तो उसमें जनरली टेस्टिंग नहीं होती है, या फिर अगर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट हो तो ये डिसीजन जो है इंजीनियर इंचार्ज के ऊपर होता है कि वो अगर 2000 से कम ईंटें हमारे पास में है उसमें टेस्टिंग करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। एज पर सीपीडब्ल्यूडी हमारे पास में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो 2000 होती है। तो 2000 से लेकर 10,000 तक अगर हमें इंडिविजुअली चेक करना है, इंडिविजुअली ब्रिक के साइज को चेक करना है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2000 से 10,000 में हम 20 ब्रिक सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक टू बी सिलेक्टेड। 10,000 से 35,000 के अंदर हम 32 करेंगे और 35,000 से 50,000 में हम लोग जो है 50 ब्रिक्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब कब इस सैंपल को फेल माना जाएगा डायमेंशन टेस्ट के अंदर, मतलब हम उसकी डायमेंशन चेक करेंगे और डायमेंशन के अंदर अगर डिफेक्ट निकलता है तो 20 में से आपके जो परमिसेबल डिफेक्टिव सैंपल है वो एक, अगर 20 में से 19 ब्रिक्स आपकी सही है, 19 ब्रिक्स, और एक ब्रिक के अंदर सिर्फ डिफेक्ट आया तो आपका सैंपल पास है। अगर एक से ज़्यादा में अगर डिफेक्ट है तो सैंपल आपका फेल है। सेम चीज़ 32 वाले केस में आपके 2 में अगर डिफेक्ट है तो पास है, 2 से ज़्यादा डिफेक्ट है तो फेल है।
ऐसे इसमें अगर आप देखोगे तो 3 में आपका जो है मैक्सिमम परमिसिबल 3 में डिफेक्ट हो सकता है, तो 50 में से अगर 47 करेक्ट हैं और 3 के अंदर जो है वो डिफेक्ट है, तो फिर आपका सैंपल जो है वो पास है। अगर 3 से ज़्यादा में है तो सैंपल फेल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रुप में अगर 4 डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक फॉर द ग्रुप ऑफ 20 ब्रिक्स का ग्रुप्स में, तो यहाँ पे हमें जो ब्रिक्स लेनी है वो 40 लेनी है, यहाँ पे 60 लेनी है और यहाँ पे हमारा 80 ब्रिक्स जो है वो यहाँ पे लेनी है। और एक और चीज़ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ लोड कंटेंट बी टू कंटेंट 2000 या फिर उससे लेस, अगर 2000 या उससे लेस ब्रिक है तो वहाँ पे सैम्पलिंग का जो डिसीजन है वो इंजीनियर इंचार्ज के ऊपर होता है। और जनरली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे जो इंजीनियर इंचार्ज होता है वो असिस्टेंट इंजीनियर होता है, ठीक है, या उससे ऊपर की जो पोस्ट के लोग होते हैं वो जो है इंजीनियर इंचार्ज होते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए है और एफ्लोरेंसेस के लिए और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए यहाँ पे चेक किया गया। तो 2000 से 10,000 अगेन 5 हमें लेना है, 10,000 से 35,000 पे हमें 10 सैंपल लेने हैं और 35 से 50,000 पे हमें जो है यहाँ पे 15 सैंपल जो है यहाँ पे लेने हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो परमिसेबल लिमिट, इन 5 ब्रिक्स में से एक भी ब्रिक फेल नहीं होनी चाहिए, इन 10 ब्रिक्स में से एक भी ब्रिक जो है वो फेल नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे 15 में से अगर एक ब्रिक फेल है, मान लो आपने 35,000 से 50,000 में 15 सैंपल लिए जिसमें से एक ब्रिक जो है आपकी फेल है, तो उस केस में जो है हमारा जो सैंपल है वो पास है। इसके अलावा यहाँ पे देखो वार्पेज की बात की गई है। जनरली कई बार आपने वार्पिंग ऑफ ब्रिक्स इस तरीके से टर्म सुनी होगी। ये जनरली क्या होता है कि जब कोई भी ब्रिक होती है ना, उसका शेप डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें कुछ कर्व आ जाता है, बैंड हो जाती है वो, तो इस तरह की, या कोई पोर्शन आगे की तरफ निकल जाता है काफ़ी ज़्यादा। मान लो ब्रिक मेरी इस तरीके से होनी चाहिए और ब्रिक के अंदर हल्का सा इस तरीके से बैंड आ गया है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है टेम्परेचर हाई वजह से या फिर टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से होता है, तो उसके यहाँ पे उसकी भी टेस्टिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे देखो सैंपल हमें 2000 से 10,000 पे 10 लेना है, 10,000 से 35,000 पे 20 और यहाँ पे 30 लेना है। और परमिसिबल डिफेक्ट यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो अगर 30 में से 2 में डिफेक्ट है तो भी हमारा सैंपल जो है वो पास है। और अगेन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 2000 से कम पे हमारा जो इंजीनियरिंग चार्ज होगा वो यहाँ पे डिसीजन लेगा कि एक्चुअल में हमें यहाँ पे जो है बेसिकली करना चाहिए या फिर नहीं यहाँ पे करना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे लिखी गई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने कोई भी ब्रिक का सैंपल लिया और उस ब्रिक के सैंपल में किसी एक ब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो जो मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है उससे कम आ जाती है, तो यहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि मान लो मुझे स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट थी, मेरी मिनिमम स्ट्रेंथ थी वो थी 10, ठीक है, लेकिन मेरी जो ब्रिक है उसकी इंडिविजुअल ब्रिक की जो स्ट्रेंथ आ जाती है वो आती है 9, तो क्या मैं इसको पास मानूंगा या फेल मानूंगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20% से ज़्यादा का मतलब ये कि जो हमारा 10 है, 10 का 20% हो गया कितना 2, ठीक है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे कितना 8, 10 में से 2 माइनस किया तो 8। सो अगर हमारी स्ट्रेंथ जो है 8 से 10 के बीच में आती है किसी इंडिविजुअल सैंपल की, तो वो पास माना जाएगा किसी इंडिविजुअल ब्रिक की, ठीक है। वो क्योंकि हम पूरे जो हमारा पूरा सैंपल होता है उसकी एवरेजिंग हम लोग करते हैं, लेकिन किसी इंडिविजुअल ब्रिक की जो हमें स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है उससे 20% से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 20% से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। कैसे नहीं आनी चाहिए? देखो, हमें रिक्वायरमेंट थी 10, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर की। अब इसका 20% कितना होता है? इसका जो 20% होता है वो 2। तो यहाँ पे टोटल जो मतलब कम से कम किसी इंडिविजुअल सैंपल की जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो 10 - 2 अगर आप करोगे तो यहाँ पे 8 आनी चाहिए। अगर किसी इंडिविजुअल ब्रिक की अगर स्ट्रेंथ जो है 7 आ जाती है तो ये सैंपल हमारा फेल माना जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 20% है कि अगर किसी इंडिविजुअल सैंपल की जो स्ट्रेंथ है वो रिक्वायरमेंट से 20%, जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर उसकी 20% से ज़्यादा अगर वो उसकी स्ट्रेंथ आ रही है तो वो फेल माना जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो। मान लो हमारी रिक्वायरमेंट थी 15, मिनिमम हमें 15 चाहिए थी, 15 का 20% अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3, तो यहाँ पे 15 - 3 अगर करोगे तो 12। तो अगर किसी इंडिविजुअल सैंपल की 12 से कम आ जाती है, मान लो 11 आ जाती है, 10 आ जाती है, तो वो सैंपल फेल माना जाएगा। अगर उसकी स्ट्रेंथ मान लो किसी इंडिविजुअल सैंपल की 13 आती है या फिर 14 आती है तो फिर वो लिमिट, परमिसिबल लिमिट के अंदर है, वो एक्सेप्ट माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है डायमेंशन टॉलरेंस की बात हो रही है। तो डायमेंशन टॉलरेंस के लिए देखो यहाँ पे जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, ये ए है और ये बी है। ये मॉडुलर साइज के लिए है, ये नॉन मॉडुलर के लिए। यहाँ पे देखो लेंथ लिखी हुई है
7320238880 ठीक है। अगर हम कोई भी ब्रिक्स जो है उसकी डायमेंशन हम इंडिविजुअल ब्रिक की चेक नहीं कर रहे हैं, अगर हमें पूरे सैंपल की अगर जो है लेंथ चेक करनी है तो उसके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है। कैसे क्राइटेरिया दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे बेसिकली यहाँ पे ना लेंथ दी है, कितनी दी है 7320 से लेके 3880। अब आप बोलोगे कि सर ब्रिक की तो इतनी लेंथ होती नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हमें 20 ब्रिक्स लेनी है और 20 ब्रिक्स को जो है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इस तरीके से हमें क्या कर देना, एक दूसरे से सटा के एकदम बिल्कुल ऐसे प्लेस कर देना है। ठीक है, कितनी ब्रिक्स प्लेस करनी है? टोटल 20 ब्रिक्स। ठीक है, और उसके बाद हमें ये टोटल लेंथ जो है वो वहाँ पे मेजर करनी है टेप की हेल्प से। अगर वो टोटल लेंथ इस वैल्यू के बीच में अगर वेरी करती है या फिर प्लस माइनस 80 mm का डिफरेंस है तो वो हमारा क्या है, यहाँ पे परमिसिबल है, अदरवाइज वो परमिसिबल लिमिट में नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कितना है 7320 से 3880 के बीच में अगर वो लाई कर रही है तो वो सैंपल हमारा पास है, अदरवाइज वो फेल है। या फिर हमारा अगर आप यहाँ पे देखो तो 3800 प्लस माइनस 80 mm। ठीक है, तो 80 mm का यहाँ पे टॉलरेंस भी दिया है। सेम चीज हमें विर्थ देखनी है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग ब्रिक को रखा था, अब हम उसको उसकी विर्थ के अकॉर्डिंग जो है ब्रिक को इस तरीके से प्लेस कर देंगे, एक ब्रिक से लेकर दूसरी ब्रिक तक बिल्कुल सटा के आपको रखना है एक प्लेन सरफेस पे। ठीक है, उसके बाद फिर हमें टोटल 20 ब्रिक इस तरीके से हमने रख लिया, 1 से लेके हमें 20 तक ऐसे प्लेस करना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे टोटल उसकी लेंथ चेक करनी है टेप से और देखना है कि इस वैल्यू के अंदर वो वेरी करती है, लाई कर रही है या फिर नहीं। अगर लाई कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो सैंपल फेल। सेम चीज हाइट में करना है, तो हमें ब्रिक्स को ऐसे एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख देना है, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर उसको रख देना है। ठीक है, और उसके बाद ये टोटल हाइट जो है वो हमें इसकी चेक करनी है और हाइट हमारी जो है इसके बीच में लाई करनी चाहिए। सेम चीज अगर आप देखोगे तो मॉडुलर ब्रिक के केस में भी, नॉन मॉडुलर के केस में भी दिया गया है कि हमारी जो लेंथ है वो 4520 से 4680 के बीच में होनी चाहिए 20 ब्रिक्स की। तो हम लेंथ के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 मतलब एक ब्रिक रखी, उससे सटा के दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे करके 20 ब्रिक्स हमें रखनी है। फिर टेप से टोटल लेंथ हमें जो है वो मेजर कर लेनी है और ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो हमारी इसके बीच में लाई करनी चाहिए। ये चीज हमें जो है देखनी है, तो इस तरीके से डायमेंशन चेक की जाती है, ना कि इंडिविजुअल किसी ब्रिक की हम लोग जो है चेक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। सो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया कि 20% से ज़्यादा का वेरिएशन जो है नहीं आना चाहिए, तो वो अभी आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वाटर एब्जॉर्प्शन की बात की गई है, यहाँ पे भी जो है 20% से ज़्यादा का वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्रिक्स के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर 20% से ज़्यादा का वाटर एब्जॉर्प्शन है तो भी ब्रिक वो हमारे किसी काम की नहीं है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे एफ्लोरेंसिस के टेस्ट की बात की गई है, तो ये बेसिकली पूरा डिटेल में एक टेस्ट होता है। इसके लिए मैं जब हम QA/QC वाला पार्ट जो है वो कवर करेंगे तो मैंने पहले भी आपको बताया कि टेस्ट वाला जो सेक्शन है कि टेस्ट कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, वो सारा हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम किसी टेस्ट वाले पार्ट पे डिस्कस करेंगे, या हम कोई सीरीज लेके आएंगे आप सभी के लिए QA/QC की जिसमें हम लोग टेस्ट डिस्कस करेंगे, तब हम वो चीज़ जो है कवर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सीवर ब्रिक्स की बात की गई है जो कि ड्रेनेज पर्पज़ के लिए होता है। आप ये डिटेल जो है इनकी आप पढ़ सकते हो, अगर आप जो है ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना और इसको डिटेल में पढ़ लेना। सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर की तरह ही है, जैसे टेबल्स हो गए, ये सारी टेबल्स यहाँ पे डायमेंशन टॉलरेंस का हो गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टैंडर्ड साइज हो गया, तो ये सारी चीज़ें वही सेम है जो कि हम लोग जो है ऊपर पढ़ चुके हैं। तो आप ये पूरी की पूरी टेबल जो है वो पढ़ लेना। तो हमारा ये टेस्टिंग वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो हमारा जो ब्रिक वर्क का जो प्रोसेस है उस ब्रिक वर्क के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और एक और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखी गई है वारपेज सेल नोट भी एक्सीड 3%। ठीक है, सो जो भी इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ये आप IS 3495 इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना कि हमारी जो वार्पिंग ऑफ ब्रिक्स होती हैं वो क्या होती है। क्लियर, तो इसके बारे में आपको डिटेल में वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन जो है वो हो जाएगा। तो अब हम लोग शुरू करेंगे जो हमारा ब्रिक वर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ब्रिक वर्क से रिलेटेड। मतलब अभी तक हम लोगों ने
इंडिविजुअल जो हमारी ब्रिक्स होती हैं उसकी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हम लोगों ने मोर्टार के बारे में भी देख चुके हैं। तो जब हम अब ब्रिक वर्क स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा जो स्टेप है उसमें आपको जानकारी मिलेगी। तो जनरली ब्रिक वर्क बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपसे कोई भी एक जनरल वे में पूछूं कि ब्रिक वर्क एक्चुअल में होता क्या है, तो ब्रिक वर्क बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी ब्रिक्स होती है उनका एक अरेंजमेंट होता है और उस अरेंजमेंट को हम फिक्स करते हैं मोर्टार की हेल्प से। ठीक है, तो आप कोई भी ब्रिक की वॉल देखो, ब्रिक की वॉल में आपको क्या दिखेगा, उसमें हमारी जो वॉल्स होती हैं, जो ब्रिक्स होती हैं, उनको अरेंज किया जाता है और उस अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है ताकि हमारा वर्टिकल जो जॉइंट है वो एक लाइन के अंदर ना आए, साथ ही साथ जो है वो ब्रिक्स जो हैं एक दूसरे के साथ में, मोर्टार के साथ में, मजबूती के साथ में एक दूसरे से जुड़ी रहे। ठीक है, तो ये हमारा ब्रिक वर्क का अरेंजमेंट होता है। सो मोर्टार अगर आप देखोगे तो मोर्टार ऑलरेडी हम लोग मोर्टार के बारे में एक डिटेल में वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो आप देख लेना। फर्स्ट पार्ट हमारा जो था सीपीडब्ल्यूडी वर्क स्पेसिफिकेशन का वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, जाके आप मोर्टार जो है वो डिटेल में देख लेना। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ब्रिक वर्क के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सोकिंग ऑफ द ब्रिक्स। मतलब जब हम ब्रिक्स बेसिकली यूज करते हैं तो जनरली जैसे हम मार्केट से ब्रिक जब परचेस करके लेके आते हैं तो वो होती है ड्राई कंडीशन के अंदर। वो क्या होती है, ड्राई कंडीशन के अंदर होती है। लेकिन कभी भी ड्राई कंडीशन के अंदर ब्रिक्स जो है वो यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रिक का नेचर क्या होता है, ब्रिक का नेचर होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो अगर आपने ड्राई ब्रिक अपनी ब्रिक वॉल के अंदर यूज किया तो मोर्टार के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी और मोर्टार के अंदर जो हाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा था स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, वो हाइड्रेशन प्रोसेस वहां पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मोर्टार हमारा स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा। और जब मोर्टार ही हमारा स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा तो हमारी जो ब्रिक की वॉल है वो भी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जब भी हम कोई भी ब्रिक यूज कर रहे हैं तो वेट कंडीशन के अंदर होनी चाहिए। अब वो कितनी वेट होनी चाहिए इसके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल में मेंशन नहीं किया गया है। इसमें एक चीज यहाँ पे जो है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक्चुअल में जनरली क्या होता है कि जब हम कोई भी ब्रिक जो है वो यूज कर रहे हैं तो वो उस कंडीशन में होनी चाहिए, ना वो ड्राई कंडीशन में होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा वेट कंडीशन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ब्रिक उठाई, ऐसी ब्रिक हमने ली जिसमें से बिल्कुल पानी एकदम टपक रहा है, या ऐसी ब्रिक ले ली जिसका सरफेस जो है वो ड्राई हो चुका है। तो हमें इस तरीके से क्यूरिंग करनी है कि जब हम उसको यूज करें उस टाइम पे वो ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेट होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई होनी चाहिए। तो जनरली 24 आवर्स बिफोर यूज करने से 24 घंटे पहले ही हम लोग उसकी क्यूरिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और जब हमें यूज करना होता है तो उससे कुछ घंटे पहले हम लोग जो है क्यूरिंग उसकी बंद कर देते हैं, ताकि जो उसका सरफेस है थोड़ा ड्राई कंडीशन के अंदर हो जाए और जो एक्स्ट्रा वाटर था वो उसके अंदर से हट जाए। ठीक है, सो इस तरीके से आपको यहाँ पे जानकारी जो है इसके अंदर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है ब्रिक की लेइंग। तो जनरली यहाँ पे देखो, जो ब्रिक वर्क हमें करना है वो बेसिकली बॉन्ड जो यूज करना है वो इंग्लिश बॉन्ड के अंदर करना है। तो इंग्लिश बॉन्ड आप सभी जानते होंगे, अलग अलग टाइप के जब हम ब्रिक का अरेंजमेंट करते हैं किसी भी ब्रिक वॉल के अंदर तो उसके अंदर उस अरेंजमेंट को हम लोग अलग अलग टाइप के नाम देते हैं। तो हमें मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमें जो है इंग्लिश बॉन्ड यूज करना है। अदरवाइज अगर कोई अदर बॉन्ड जो है वो आपकी ड्राइंग के अंदर मेंशन है तभी आपको वो बॉन्ड यूज करना है, अदरवाइज हमें इंग्लिश बॉन्ड यूज करना है। और इंग्लिश बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि मान लो एक लेयर आपकी यहाँ पे स्ट्रेचर के अलोंग लगी है, ठीक है, ये हमारी एक लॉन्ग जो है जो है इसकी स्ट्रेचर के अलोंग लगी है, इसके ऊपर वाली जो है वो हेडर के अलोंग लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, एक लेयर हमारी स्ट्रेचर के अलोंग, एक लेयर हमारी हेडर के अलोंग। ये हमारा यहाँ पे हेडर स्ट्रेचर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे हेडर आ जाएगा। तो अल्टरनेट लेयर जो है वो एक लेयर स्ट्रेचर, एक लेयर जो है हेडर के अकॉर्डिंग, एक लेयर स्ट्रेचर के अकॉर्डिंग। स्ट्रेचर का मतलब जो उसकी स्ट्रेचर वाला जो पार्ट है, जो उसकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी लेइंग करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। और जब हम उसके ऊपर की लेयर जो है जो उसका हेडर वाला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है इसका अरेंजमेंट हम लोग जो यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारा होता है इंग्लिश बॉन्ड। डिटेल में अगर आप इसको जानना चाहो तो आप जो है गूगल पे भी जाके देख सकते हो, या फिर अगर आप जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इमेज के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको इमेजेस जो है मिल जाएगी। देखो ये मेरी ब्रिक है, इसमें देखो फर्स्ट जो नीचे की लेयर है वो स्ट्रेचर के अकॉर्डिंग है, ऊपर की लेयर हेडर के अकॉर्डिंग है, उसके बाद फिर हेडर के अकॉर्डिंग फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर। तो इस तरीके से ये होता है। और ये जनरली क्यों किया जाता है, ताकि जो हमारा ये वर्टिकल जॉइंट्स हैं
ये एक लाइन के अंदर ना आए। हॉरिजॉन्टल तो हमारा एक लाइन में रहता ही है, लेकिन वर्टिकल कभी भी एक लाइन में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे बेसिकली जो है वो दी गई हैं, जो कि हमारा जो वॉल होती है उसके अलाइनमेंट को लेके बात की गई है। अलाइनमेंट कौन सा? वर्टिकल अलाइनमेंट की बात की गई। तो यहाँ पे देखो वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या लिखा गया है? डेविएशन फ्रॉम वर्टिकल विद इन ए स्टोरी सेल नॉट एक्सीड 6 mm पर 3 मीटर्स। मान लो आप किसी एक फ्लोर पे ब्रिक वर्क कर रहे हो और उस फ्लोर की जो हाइट है, उस फ्लोर की जो हमारी हाइट है वो 3 मीटर है। आपने इस पे ब्रिक वर्क किया, मैंने यहाँ पे कोई भी ब्रिक की वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, साउल गिरा के और इसका ना प्लम्बोब जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी हेल्प से मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये एक्चुअल में एग्जैक्ट 90 डिग्री है या फिर नहीं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से जो है एक प्लम्बोब जो है वो नीचे की तरफ जो है वो गिराया इस तरीके से, और ये जो डेविएशन है, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, अगर ये 6 mm तक है तो ये परमिसिबल है। मतलब अगर 6 mm का डिफरेंस आ रहा है, अगर ये वर्टिकल होगा बिल्कुल एग्जैक्ट, मेरी वॉल अगर 90 डिग्री पे होगी तो ये 0 आएगा, लेकिन अगर हल्का फुल्का डेविएशन है तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो अगर ये 6 mm तक है, 3 मीटर हाइट तक, तो ये परमिसिबल है। अगर 6 mm से ज़्यादा है तो आपको वो वॉल जो है वो करेक्ट करवानी है, उसका जो अलाइनमेंट है वो करेक्ट करवाना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये बात हो रही थी सिंगल स्टोरी की, अप टू 3 मीटर हाइट तक। अगर यहाँ पे जो है नेक्स्ट होता है मल्टी स्टोरी का केस हो गया कि एक स्टोरी से ज़्यादा है, तो किसी भी केस में आपकी टोटल जो हाइट है, उस टोटल हाइट में जो ओवरऑल डेविएशन है वो 12.5 mm से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मान लो आपकी 5 मंजिल की बिल्डिंग है, 5 स्टोरी की बिल्डिंग है, और आपने नीचे से लेकर ऊपर तक आउटर फेस पे आपने ब्रिक वर्क किया। उसके बाद आपने यहाँ पे साउल गिरा के नीचे जो है प्लम्बोब की हेल्प से आपने चेक किया डेविएशन, और ये डेविएशन मान लो 10 mm आया टोटल हाइट में, ठीक है। तो ये परमिसिबल लिमिट के अंदर है, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी क्या कह रहा है कि टोटल जो है वो 12.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो ये आ गया 15 mm, ये कितना आ गया 15 mm हो गया, तो 15 mm हमारा ग्रेटर देन है किससे? 12.5 mm से, ठीक है। तो ग्रेटर देन है 12.5 mm से। सो इस केस में ये परमिसिबल नहीं होगा, हमें अपने ब्रिक वर्क को जो है वो करेक्ट करना पड़ेगा। तो डेविएशन जो है यहाँ पे हमें बिल्कुल भी नहीं एक्सीड होना चाहिए, कितना? 12.5 mm से। इसके अलावा ये वर्टिकल बात हो रही है, इसके अलावा डेविएशन फ्रॉम द पोजिशन सोन ऑन द प्लान ऑफ एनी ब्रिक वर्क सेल नॉट एक्सीड 12.5 mm। अभी वर्टिकल की मैंने बात की कि वर्टिकल हमारा 12.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम चीज़ हॉरिजॉन्टल के अंदर भी बात की है कि जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ड्राइंग के अंदर आपके साइज दे रहे थे कि हॉरिजॉन्टल ये वॉल इतनी है, वर्टिकल ये इतनी है। सो ये भी डेविएशन जो है 12.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप अगर साइट पे जाके ब्रिक वर्क चेक करें, आपने वर्टिकल अलाइनमेंट देखना है, साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देखना है। इसके अलावा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपको देखना है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? मान लो ये मेरी ब्रिक आपने की है, मैं ब्रिक का प्लान ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरी ब्रिक है नीचे वाले फ्लोर की, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर फ्लोर पे जो है ब्रिक वर्क इस पे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो अगर मैंने तरीका क्या है, जो जेन्युइन तरीका क्या है कि मेरी जो नीचे वाले फ्लोर पे जो ब्रिक वर्क है, सेम ब्रिक वर्क जो है मेरा ऊपर वाले फ्लोर पे भी उसी ही अलाइनमेंट में आना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने, मान लो सपोज करो, हम लोगों ने ये ब्रिक वर्क किया नीचे के पोर्शन पे और ऊपर के पोर्शन पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर कर दिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमने कुछ इस तरीके से कर दिया, मान लो ये हमने ऊपर जो है इस तरीके से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, क्लियर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये नीचे का अलाइनमेंट ये था, लेकिन ऊपर हमने यहाँ से शुरू किया है। सो ये अगर 6 mm से ज़्यादा है, जो हमारा ये वेरिएशन अगर ये 6 mm से ज़्यादा है तो भी ये गलत है। अगर 6 mm से कम है तो ये ठीक है, अगर 6 mm से ज़्यादा है तो ये भी गलत है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें यहाँ पे जो है ज़रूर चेक यहाँ पे करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टूल्स की बात की गई है कि एक वर्टिकल वुडन स्ट्रेट एज होना चाहिए, और इसके अलावा जो है स्प्रिट लेवल होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक लाइन होनी चाहिए, प्लम बोब होना चाहिए, डोरी जो लाइन होती है ना, सूता जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जब जनरली हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं ना, तो मान लो कोई एक वॉल है, 5 मीटर लंबी कोई भी वॉल है, ठीक है। तो उस पर 2 मैसन लगे हुए हैं, एक मैसन लेफ्ट साइड से कर रहा है, एक मैसन जो है राइट साइड पे कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले नीचे की एक सबसे पहले फर्स्ट लेयर बिछाई जाती है, ठीक है। उसके बाद वे लोग क्या करते हैं, उसके बाद ये फिर जब नेक्स्ट लेयर जो है बिछाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एक ब्रिक जो है वो फिक्स की जाती है। सेम ऐसे इधर भी यहाँ पे एक ब्रिक फिक्स की जाएगी, और दोनों का जो लेवल है वो लेवल पाइप से जो है चेक किया जाता है कि दोनों का जो टॉप है वो सेम होना चाहिए।
अब मेरी ये दोनों जो ब्रिक्स हैं ये फिक्स हो गई। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक लाइन डोरी लेते हैं और ऐसे स्ट्रेट जो है उसको बांध देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बीच में जो भी ब्रिक्स आएंगी वो सब इस लाइन डोरी के अकॉर्डिंग ही आएगी, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। अब इसके ऊपर की लेयर मुझे करनी है, तो फिर मैं क्या करूंगा कि फिर यहाँ पे एक ब्रिक इधर फिक्स करूंगा, एक ब्रिक इधर फिक्स करूंगा। उसके बाद दोनों का टॉप का लेवल जो है लेवल पाइप की एल से चेक करूंगा, हल्का फुल्का डेविएशन होगा तो उसको करेक्ट करूंगा। उसके बाद फिर मैं एक यहाँ पे लाइन डोरी बांधूंगा इस तरीके से। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारा जो ब्रिक वर्क है वो फिर यहाँ पे करूंगा। तो ये इसी तरीके से ये सिस्टम जो है चलता है। इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे ये बेनिफिट होता है, कई बार मिस्त्री क्या गलती करते हैं कि नीचे से तो पहली जो लेयर होती है वो स्ट्रेट होती है, दूसरी लेयर करते हैं तो वो ऐसे जो है इंक्लाइन करते हुए चले जाते हैं, ऐसे इंक्लाइन, और धीरे धीरे वो इंक्लिनेशन इतना बढ़ जाता है कि बड़ा ही खराब जो है वो दिखने लगता है। तो ये एक करेक्ट तरीका होता है जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे यूनिफॉर्मिटी भी आती है, जो हमारा मोर्टार होता है ना इसकी थिकनेस भी जो है यूनिफॉर्म होती है। ऐसा नहीं कि आपने किसी लेयर में थिकनेस बढ़ा दी, किसी लेयर में थिकनेस आपने कम कर दी, तो 10 से 12 mm जो है कि स्टैंडर्ड थिकनेस होती है मोर्टार की, उससे ज़्यादा अगर आ रही है तो फिर वो गलत प्रोसेस होता है। क्लियर। तो यही चीज़ वहाँ पे जो हमारा ऊपर की तरफ जो है वो लिखा गया है वो बात की गई। इसके अलावा एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है वो की गई है, जो कि हमारा ये पार्ट है, इसमें बात की गई है कि जो भी हमारा लिंटल का लेवल हो गया, चाहे हमारा सिल का लेवल हो गया, चाहे हमारे डोर और विंडो के साइड हो गए, सो ये प्रॉपर हमें लेवल मार्क करने के बाद ही काम करना है। देखो क्या होता है कि जो भी हमारा फ्लोर होता है, मान लो ये मेरा फ्लोर है, कभी ना ये ऐसे स्ट्रेट नहीं होता है, हल्का फुल्का इसमें ना इस तरीके से अंडुलेशंस होते हैं, 2 mm 5 mm कभी 10 mm 15 mm। मान लो किसी पोर्शन पे सीमेंट की सैलरी ज़्यादा गिर गई तो वहाँ पे थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। सो जनरली अगर आप क्या करोगे, अगर आप इसी को रेफरेंस मान के अगर आप ऊपर ब्रिक वर्क कर रहे हो और उसी से अपनी डोर विंडो के सिल जो है सिल लेवल लिंटर लेवल फिक्स कर रहे हो, तो जब आपकी टाइल वर्क स्टार्ट होगा ना तो पता चलेगा कहीं पे आपकी जो है सिल वो 1 मीटर मिल रही है, कहीं पे आपकी जो सिल है वो 950 mm मिल रही है, कहीं पे हो सकता है वो 800 mm मिले। तो ये गलत तरीका होता है। हमेशा क्या होता है कि आपका जो पिलर होता है, पिलर्स पे कुछ हाइट उठा के, मान लो 1 फीट की हाइट पे आपने एक लेवल मार्क कर लिया और उसको नाम दे दिया कि +300 mm है, ठीक है। अब ये हमारा बेंचमार्क लेवल हो गया, ठीक है। इसी लेवल के रेफरेंस मान के अब हमें सारे सिल लेवल और लिंटल लेवल के जो लेवल है वो डिसाइड करने हैं। तो मान लो हमारा जो सिल लेवल था वो दिया है 1 मीटर, क्लियर, क्या दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है, 1000 mm हो गया, 1 मीटर हो गया। लेकिन हमने ये जो लेवल है ये उठाया हुआ है कितना, +300 mm। तो अब इस लेवल से ऊपर 700 mm पे मेरा जो है वो क्या आएगा, मेरा सिल लेवल आएगा, ठीक है। अब इसी लेवल को मैं चारों तरफ सर्कुलेट कर दूंगा, जहां जहां पे भी मेरी विंडो आ रही होगी, तो आपके पूरे फ्लोर पे सिल का जो लेवल आएगा ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगा। अगर आप फ्लोर को रेफरेंस मान के अगर आप करोगे तो फ्लोर पे कहीं पे सीमेंट की सलरी डली होगी, कहीं पे हल्का फुल्का मलबा डला होगा, कहीं पे कुछ होगा, तो उसकी वजह से वेरिएशन आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको साइट पे हमेशा ध्यान रखनी है, क्लियर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो एक और चीज़ लिखी हुई है, द ब्रिक वर्क शैल बी बिल्ट इन यूनिफॉर्म लेयर्स। सो यूनिफॉर्म लेयर आपकी किस तरीके से आएगी, अगर आप इस तरीके से वर्क को एग्जीक्यूट करोगे, जो मैंने यहाँ पे आपको प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपकी जो ब्रिक्स की लेयर है वो बिल्कुल एकदम सेम यूनिफॉर्म लेवल के अंदर यहाँ पे आएगी। इसके अलावा द टॉप कोर्स ऑफ द प्लिंथ parapet steps, top of the wall, floor, roof, slab shall be laid within brick on the edge unless specify other. Brick on edge laid in the top course at the corner of the wall shall be properly radiated and the key into the position of cut corners इस तरीके से where the cannot be हाँ ये देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक इमेज पे आपको लेके चलता हूँ, फिगर यहाँ पे 5.64 की बात की गई। ये जनरली आपको बता रहा है कि मान लो आप ना पैराफिट वॉल आप बना रहे हो, ठीक है, पैराफिट वॉल हो गया, या फिर कोई भी ऐसी ब्रिक की वॉल का आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो जिसका टॉप सरफेस जो है वो फ्री रहेगा। फ्री मतलब एक तो आप कर रहे हो फ्लोर में आप ब्रिक वर्क कर रहे हो तो ऊपर जाके बीम के टॉप पे या स्लैब के टॉप पे जाके वो खत्म हो जाएगा। एक कर रहे हो आप जैसे पैराफिट वॉल आप बना रहे हो, तो पैराफिट वॉल का जो टॉप का सरफेस है वो ऊपर से क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो जो हमारा टॉप लेयर, मान लो आप 1 मीटर की आप पैराफिट वॉल बना रहे हो, 1 मीटर की आपने जो है पैराफिट की वॉल बनाई, तो इसमें जो टॉप लेयर पे जो आपका ब्रिक वर्क ब्रिक की लाइन आएगी उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे जो है बात कर रहा है। मैं आपको जो फिगर है 6.4 वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जनरली इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन जो है वो दे रहा है CPWD। अगर आप जो है टॉप लेयर पे ब्रिक वर्क कर रहे हो तो कॉर्नर पॉइंट की बेसिकली यहाँ पे बात करा। देखो यहाँ पे इस तरीके से
ये हमारा कॉर्नर जंक्शन है, ठीक है ना, ये आपका कॉर्नर जंक्शन है। तो कॉर्नर जंक्शन पे आपको जो ब्रिक है ना वो इस तरीके से प्लेस करनी है। यहाँ पे देखो ये ब्रिक ना इस तरीके से कट करके आपको प्लेस करनी है। यहाँ पे आप देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे ना ब्रिक ये ऐसे कट करके लगानी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे इन फ्यूचर में आपके कॉर्नर जो है डैमेज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको ब्रिक वर्क करना है, ना कि इस तरीके से। मान लो ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ब्रिक वर्क कर रहे हो इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे ब्रिक वर्क कर रहे हो और इधर की यहाँ से भी एक ऐसे आपकी लाइन आ गई, इसके अलावा यहाँ पे ऐसे आ गया, फिर एक ऐसे ब्रिक वर्क आ गया इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे आगे की तरफ से, तो ये हमारा क्या बन गया, कॉर्नर जंक्शन बन गया। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने एक ब्रिक यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने एक ब्रिक यूज़ किया है। तो इस तरीके से मुझे नहीं करना है। जैसे ऊपर कहीं अगर बन रहा होगा तो वो मैं दिखाता हूँ आपको, एल जंक्शन। यहाँ पे देखो जैसे ये आप मानो, तो इस तरीके से हमें टॉप लेयर पे बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें टॉप लेयर को जो है इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, जो टॉप लेयर आएगी ब्रिक की। या फिर अगर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है, मान लो आप ब्रिक को जो है इस डायमेंशन में कट नहीं कर पा रहे हो, कट करने में काफी दिक्कत आ रही है, तो आप इतने पोर्शन पे ब्रिक ना यूज करके आप इसके अंदर यहाँ पे कंक्रीटिंग करोगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या तो आप ब्रिक को इस शेप में कट करो, जैसे यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी बता रहा है। अगर आप उसको उस शेप में कट नहीं कर पा रहे हो, कि आपका मैसन जो है ब्रिक को जो है उस शेप में कट नहीं कर पा रहा है, तो आपको इस पर्टिकुलर कॉर्नर पोर्शन पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर कॉर्नर पोर्शन पे आपको जो है कंक्रीटिंग करनी पड़ेगी। और वो कंक्रीटिंग रहेगी आपका 1 2 4, 1 सीमेंट, 2 कोर्स एग्रीगेट और 4 हमारे यहाँ पे स्टोन एग्रीगेट 20 mm का। तो आपको वो वहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम ब्रिक वर्क करते हैं तो ब्रिक वर्क का जो फ्रॉग वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा ऊपर रखना चाहिए हमें, और प्लेन वाला पार्ट जो है नीचे। मान लो आपने सीमेंट मोर्टार बिछा दिया, तो ब्रिक का जो प्लेन वाला पार्ट है उसको नीचे रखोगे और जो फ्रॉग वाला पार्ट है उसको टॉप में रखोगे, क्लियर। ऐसे ही आपको ब्रिक वर्क करते हुए चलना है। लेकिन जब आप टॉप लेयर का जो सबसे लास्ट वाली लेयर का जब आप ब्रिक वर्क करोगे, सबसे लास्ट वाला जो ब्रिक वर्क लगाओगे उसमें उल्टा कर दोगे, उसमें प्लेन वाला पोर्शन ऊपर कर दोगे और फ्रॉग वाला पोर्शन जो है वो नीचे कर दोगे। तो यहाँ पे ब्रिक सेल बी लेड विद फ्रॉग अप। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर साइड पे ब्रिक वर्क करवा रहे हो तो नीचे से लेके टॉप लेयर को छोड़ दो, नीचे वाली लेयर से लेके टॉप लेयर को छोड़ के, मतलब सेकंड लास्ट लेयर तक आपको क्या करना है, जो फ्रॉग है उसको ऊपर की तरफ रखना है, और जो सबसे लास्ट वाली लेयर आएगी उसमें फ्रॉग को आपको नीचे की तरफ कर देना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे, इन केस ऑफ वॉल 1 ब्रिक थिक अंडर 1 फेस। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि अगर आप कोई भी जो ब्रिक वर्क जो है अगर आप कर रहे हो, अगर वो हाफ ब्रिक वॉल है, जैसे 115 mm की ब्रिक वर्क होती है, 4.5 इंच की ब्रिक वर्क होती है, तो उसमें हमें सिर्फ एक ही साइड को फिनिश करके चलना है, दूसरे साइड पे फिनिशिंग पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर हम जो है ब्रिक वर्क कर रहे हैं, फुल ब्रिक वॉल अगर हम लोग कर रहे हैं, तो फिर हमें दोनों साइड पे उसको फेस को फिनिश करते हुए चलना। तो ये चीज यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि 4.5 इंच की वॉल क्या होती है, काफी पतली होती है। अगर हम जो है दूसरी साइड से उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे तो कई बार वो स्ट्रक्चर जो है वो हमारी डैमेज हो सकती है। तो उसी के बारे में जो है यहाँ पे बेसिकली बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पे देखो कोपिंग की बात की गई है। तो कोपिंग में आपको पहले ही बता चुका, तो यहाँ पे ही बता रहा है कि अगर आप ब्रिक की हेल्प से कोपिंग कर रहे हैं, अगर आप, ये मेरी ब्रिक की वॉल्स है, अगर आप इस पर टॉप में ब्रिक कोपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि आउटर जो है थोड़ा सा आपको एक्सटेंड कर लेना है ब्रिक को, ठीक है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसको प्रोजेक्टिंग कर लेना है वॉल के फेस से। तो मेरी वॉल का फेस ये है और ये मेरी टॉप लेयर में क्या कर रहा हूँ, ब्रिक कोपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोपिंग आरसीसी से भी, सीसी कंक्रीट से भी कर सकते हैं या आप ब्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप करें तो हल्का सा उसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर लें बाहर की तरफ, ठीक है। ये कितना प्रोजेक्टेड करना है ये यहाँ पे नहीं दिया गया है, और आपकी ड्राइंग के अंदर वो हो सकता है मेंशन किया गया। इसके अलावा यहाँ पे वर्टिकल रेनफोर्समेंट की बात की गई है। जितने भी हमारे कॉर्नर जंक्शन पॉइंट होते हैं वहाँ पे हमें जो है रेनफोर्समेंट बार जो है वो प्रोवाइड करानी है, और 1 3 6 का जो है हमें उसमें जो रेशियो है वो हमें यूज़ करना है, और कम से कम 8 mm का बार जो है वो हमें यूज़ करना है। तो जितने भी हमारे जो कॉर्नर जंक्शन पॉइंट आते हैं वहाँ पे ये बेसिकली बैंड होते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड करा देते हैं, सिल लेवल पे, लिंटर लेवल पे, थ्रू आउट द बिल्डिंग, और इसके अलावा वर्टिकल पोर्शन पे भी जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपकी ड्राइंग में इनकी लोकेशन और सारी डिटेल जो है वो मेंशन रहती है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई है, मान लो आप ब्रिक वर्क कर रहे हो एज ए रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल की तरह अगर आप ब्रिक वर्क को यूज़ कर रहे हो तो आपको उसमें वीप होल, मतलब होल आपको उसमें छोड़ने,
ताकि बैक फीलिंग में जो भी वाटर वगैरह अगर स्टोर हो रहा है तो वो वीप होल के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाए। ये आपने बहुत बार देखा होगा, आप किसी भी अंडरपास वगैरह से आप गुजरना तो उसके सरफेस पे देखना आपको ना छोटे छोटे सर्कल आपको बने हुए दिखेंगे, मतलब होल दिखेंगे। वो होल इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि बैक फीलिंग में अगर पानी इकट्ठा होता है तो वो पानी जो है उन होल के थ्रू बाहर आ जाए, नहीं तो वो क्या होगा, आपके सरफेस पे जो आपकी वॉल है उस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पे देखो इनका साइज दिया हुआ है 50 टू 75 mm के डायमीटर के होने चाहिए और 2-2 मीटर की जो है डिस्टेंस पे ये होनी चाहिए। और नीचे से जो ग्राउंड से कम फर्स्ट जो लेयर आए वो कम से कम 1 फीट ऊपर है, 30 सेंटीमीटर लगभग 1 फीट होता है। तो मान लो हमारी ये कोई भी एक वॉल है तो इस पे हमें ये 30 सेंटीमीटर की हाइट जो है वो छोड़ देनी है। इसके ऊपर से फिर हमें इस पे इस तरीके से वी पोल बनाने 2 मीटर की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है जो हम लोग कटिंग करते हैं कंसील्ड जो कंडक्टिंग पाइप वगैरह के लिए, प्लम्बिंग के, इलेक्ट्रिकल के पाइप के लिए, उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो कटिंग हम कर सकते हैं, जो उसकी डेप्थ हम लोग मैक्सिमम कट कर सकते हैं वो है, अगर हम वर्टिकल जो है कटिंग कर रहे हैं तो वर्टिकल के केस में 1/3 मान लो आपकी जो ब्रिक की वॉल है वो 115 mm की है, ठीक है। तो 115 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आपका यहाँ आपका आएगा, मैं कैलकुलेटर जो है ऑन कर लेता हूँ। 1/3 की बात कर रहा है, सो मेरा 115 डिवाइडेड बाई 3 38 mm कितना आ गया, 38 mm लगभग आ रहा है। तो हम मैक्सिमम इस पर्टिकुलर वॉल के अंदर हम मैक्सिमम जो है 38 mm तक डेप्थ का ही कटिंग जो है कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कटिंग हम नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल कटिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो अगर आप देखोगे किसी भी वॉल पे वर्टिकल पाइप भी लगते हैं, हॉरिजॉन्टल आपने देखा होगा प्लम्बिंग के हॉरिजॉन्टल पाइप भी जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के केस में ये जो थिकनेस है 1/6 हो जाएगी, मतलब 115 डिवाइडेड बाई 6 अगर आप करोगे तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी उतनी मैक्सिमम डेप्थ तक ही हम जो है क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल जो हमारे पाइप है उसके लिए कटिंग कर सकते हो। तो 115 डिवाइडेड बाई 6 अगर करोगे तो यहाँ पे देखो 19.167, तो सिर्फ हम लोग लगभग 20 mm डेप्थ तक ही कटिंग कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए, और वर्टिकल पाइप के लिए हम लोग जो है 28 mm तक ही हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कटिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भी वर्टिकल हम लोग कटिंग कर रहे हैं 2 मीटर कम से कम उनके बीच में गैप होना चाहिए। मान लो हमारी ये एक वॉल है, इस वॉल पे आपने यहाँ पे वर्टिकल कटिंग किया पाइप के लिए, तो फिर आपको एटलीस्ट 2 मीटर की डिस्टेंस छोड़ के ही आपको दूसरी वर्टिकल कटिंग जो है वो यहाँ पे करनी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे कई बार आपने देखा होगा ना, पाइप वगैरह हमारा पास होता है वॉल से, तो हम वॉल को उतने पोर्शन को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी ऐसे ही ओपनिंग बना रहे हो जिसका साइज 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर, मतलब 1 फीट बाई 1 फीट तक की अगर आप कोई भी ओपनिंग बना रहे हो अपनी वॉल के अंदर, तो आपको वहां पे लिंटर डालने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो ये मेरी कोई वॉल है और मुझे पाइप निकालने के लिए मैंने यहाँ पे ना कोई एक ओपनिंग बनाई जिसका साइज है 300 mm बाई 300 mm, तो मुझे यहाँ टॉप पे कोई भी लेंटर डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इससे साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, मान लो मैं 400 बाई 400 की ओपनिंग कर रहा हूँ, 500 बाई 500 की ओपनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ऊपर का जो ब्रिक वर्क है उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक लिंटर जो है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी मैं नीचे जो है ओपनिंग यहाँ पे दे सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। 300 बाई 300 तक परमिसिबल है, बिना विदाउट आप लिंटर कर सकते हो, उससे ऊपर आपको लिंटर जो है वो यूज करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सर्कुलर कटिंग कर रहे हो, जैसे हम लोग कोर कटिंग वगैरह करते हैं, तो 40 सेंटीमीटर मतलब 400 mm तक के डायमीटर, 400 mm तक के डायमीटर की हम लोग जो है विदाउट लेंटल जो है कटिंग कर सकते हैं। मान लो ये मेरी वॉल है और इस वॉल में मैं यहाँ पे कोई सर्कुलर कटिंग कर दी, सो अगर इसका डायमीटर अप टू 400 mm है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 400 mm से ज़्यादा हो रहा है तो हमें यहाँ पे एक लेंटल जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है लिखी गई है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि अगर आपने हाफ ब्रिक वॉल एज ए लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में यूज़ किया है तो आप उसके अंदर कोई भी कटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपने जो है पार्टीशन वॉल की तरह अगर आपने हाफ ब्रिक वर्क किया है तो आप उसमें जो है कटिंग जो है वो कर सकते हो। तो ये भी ध्यान रखना कि मान लो आपने किसी ऐसे पोर्शन पे हाफ ब्रिक वॉल की है, मतलब जो 4.5 इंच की वॉल होती है उसको हाफ ब्रिक वॉल बोलते हैं। अगर आपने लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में हाफ ब्रिक वॉल यूज किया है
तो आप जो है उसमें बिल्कुल भी ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल कोई कटिंग उसमें नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपने उसको एज ए पार्टीशन वॉल यूज़ किया, जैसे जो फ्रेम स्ट्रक्चर बनती है उसमें जनरली हाफ ब्रिक वॉल जो होती है उसको पार्टीशन वॉल की तरह यूज़ किया था, तब आप उसमें जो है कटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे हो गई है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्यूरिंग की बात की गई तो कम से कम मिनिमम 7 डेज़ तक हमें जो है इसकी क्यूरिंग जो है वो करनी है। मिनिमम 7 डेज़ जो है वो परमिसिबल है। इसके अलावा स्कैप फोल्डिंग वगैरह है और यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है मेज़रमेंट की बात आती है, तो मेज़रमेंट के लिए ऑलरेडी 5 डे 5 स्किल्स के अंदर हम लोगों ने मेज़रमेंट कवर किया है। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पे जाओ, विजिट करो, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, 5 डे 5 स्किल के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसको जाके विजिट करो। वहाँ पे आपको एक मेजरमेंट IS 1200 की कंप्लीट सीरीज की एक वीडियो मिलेगी, उसके अंदर ब्रिक वर्क का मेजरमेंट जो है, ब्रिक वर्क छोड़िए, आप जितना भी कंस्ट्रक्शन आइटम होते हैं उनके जो मेजरमेंट किए जाते हैं सब कुछ डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पे दोबारा सेम चीज़ बताने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो मेजरमेंट वाला पार्ट जो है आप उस वीडियो को जाके चेकआउट करो और उस वीडियो में जाके देखो, डिटेल में ब्रिक वर्क का मेजरमेंट जो है वो बताया गया है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी वही है, वहाँ पे भी सेम चीज़ आपको मिलेगी। बाकी ये जो हमारा पार्ट है ये ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपका रहता है तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा जो हमारे रिमेनिंग पार्ट्स हैं सभी के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन किए हुए, आप जाके उनको चेकआउट करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, थैंक यू।